सर्वांना सप्रेम नमस्कार. आजचा आपला हा सेमिनार जो आहे तो करिअर इन कॉमर्स, अर्थातच नुकतीच 10वी पास होऊन 11वी प्रवेश प्रक्रियेमध्ये असलेले विद्यार्थी, कॉमर्समध्ये 12वी पासआउट झालेले विद्यार्थी, त्याचबरोबर काही FY BCom, SY BCom, TY BCom शिकत असलेले सर्व विद्यार्थी आणि प्रामुख्याने पालक वर्गासाठी हे मार्गदर्शन सत्र आयोजित केले आहे. की कॉमर्सबद्दल बोलायला झालं की नॉर्मली एक 10 वर्षापूर्वी किंवा 15 वर्षापूर्वी एक असा सीन असायचा की सायन्सबद्दल फार जास्त बोललं जायचं आणि करिअर ऑप्शन म्हणजे आपण ढोबळमानाने म्हणायचं की 10वी झाली की आता काय, आपण म्हणायचं सायन्स करायचं. कॉमर्समध्ये करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज अनेकदृष्ट्या वाढल्या. त्यासाठी प्रामुख्याने तुम्हाला एक 2, 3, 4 करिअर ऑप्शन्स तुम्हाला कॉमर्स म्हणलं की तुमच्या समोर येत असेल. बेसिकली सांगायला झालं तर चार्टर्ड अकाउंटंट, ज्याला आपण CA म्हणतो, कंपनी सेक्रेटरी CS, कॉस्ट अँड मॅनेजमेंट अकाउंटंट CMA, MBA, लॉ. आता हे कॉमर्स म्हणलं की हे 5 करिअर ऑपॉर्च्युनिटीज आपल्या डोळ्यासमोर येणार. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज्यावेळेस आम्ही शिकवायला जातो, आम्ही बेसिकली हा प्रश्न विचारतो की कॉमर्स म्हणजे काय, व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्स. एका भाषेत, एका वाक्यामध्ये सांगायचं जर झालं ना, कॉमर्स इज नथिंग बट इट्स बिझनेस, ट्रेड अँड इंडस्ट्री. व्यापार, उद्योग याबद्दलच पूर्ण तुम्हाला कॉमर्समध्ये एक स्टडी करायला मिळतो. आणि ते तुम्ही प्रामुख्याने मग 11वीचे विषय बघा, 12वीचे विषय बघा, FY BCom, तुमचं BBA, तुमचं MBA, लॉ तर एक टिपिकल थोडीशी वेगळी फील्ड झाली. बट व्यापार, उद्योग, बिझनेस म्हणजेच कॉमर्स. आता एक थोडंसं एक लॉजिक जर तुम्ही बघत असाल, नॉर्मली सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मारवाडीज हा जो बिझनेस क्लास आहे यांची बहुधा मुलं तुम्हाला कॉमर्समध्ये येताना दिसेल. 100% नहीं, 100%. इसका लॉजिक यही है, दे वॉन्ट टू प्रमोट देयर चाइल्ड इनटू बिझनेस. आता मी 11वी बद्दल येतो. 11वीचे असे अनेक लोक आहेत की ज्यांचा फर्स्ट लिस्टमध्ये नंबर लागला, किंबहुना बरेच लोक वरीड आहे. आपण टेक्नॉलॉजिकली आणि टेक्निकली इतके साऊंड लोक नाही आहे. आणि कसं होतं की कट ऑफ लिस्ट किती लागली, सर 90 होते माझ्या पाल्याला, पण अजून त्याची नंबर लागलेला नाही आहे. मग त्यामध्ये तुमची ओपन आहात की तुम्ही कास्ट कॅटेगरीमध्ये येतात, त्यानुसार तुमची ॲडमिशन प्रोसेस चालते. मग तुमचा दुसरा प्रश्न असतो की सर 11वी कॉमर्स घेताना विषय कुठले निवडले गेले पाहिजे, की सर मग आमच्या मुलाला तर मॅथ्स पाहिजे, पण त्या मॅथ्समध्ये त्या पर्टिक्युलर कॉलेजमध्ये मॅथ्सचे सीट्स फुल झालेले आहे, मग आम्ही काय करायला पाहिजे. किंवा सर ढोबळपणे अकाउंट्सचं महत्त्व काय. आता अकाउंट्सबद्दल सांगायचं झालं ना, अकाउंट्स तुमची पार्ट कॉमर्स तुमचं करिअर एंड होईपर्यंत सोडत नाही ना. अकाउंट सोडतो मॅथ्सबद्दल थोडेसे आमचे इतर फॅकल्टी बोलतील, कारण मॅथ्स घेण्यापाठीमागं काही वेगळे लॉजिक असतात. SP जो मॅथ्सला नॉर्मली ऑर असतो, सेक्रेटरियल प्रॅक्टिस. तर मग मॅथ्स नाही घेतलं आणि SP घेतलं तर मग पुढं जर CA करणाऱ्यांना काय अडचणी येतात. हे जे काही बेसिक जे प्रश्न आहे ना, हे प्रश्न तुम्हाला सतावत असतात की सर. आणि नॉर्मली मी असं एक बघितलं की कुठलेही पॅरेंट्स ज्यावेळेस एन्क्वायरीला येतात, कधी जर आमच्याशी संभाषण झालं की ते विचारतात की सर आम्हाला कॉमर्सबद्दल काही माहिती नाही, आमच्या पिढ्यानपिढ्या इंजिनियर, डॉक्टर हे घरात आहे, पण आमच्या मुलाला आम्हाला कॉमर्स करायचं आहे, तर आम्हाला त्याबद्दल काही माहिती नाही आहे. सो बेसिक आयडिया ही आहे की अकाउंट्स, मॅथ्स आणि इकॉनॉमिक्स हे तुमची पाठ कधी सोडणार नाही. तुम्ही कुठल्याही क्षेत्रात जा. आणि मग OCM, मग ते SP, मग ते इंग्लिश, मग ते काही जर्मनचे कोर्सेस, याचा ॲक्च्युअल आपल्या पुढच्या करिअरमध्ये किती महत्त्वाचा रोल असतो. जसं ढोबलपणाने सांगितलं तर सर मला 12वी नंतर किंवा 12वीमध्ये किंवा 11वीपासूनच CA करायचं आहे. येस, तुम्हाला मॅथ्स घ्यावंच लागेल. सर आता आमचा अजून एक प्रश्न आहे की सर आमचं ॲडमिशन तर झालेलं नाही आहे, यू हॅव टू वेट. आताशी फर्स्ट लिस्ट लागली आहे. आता प्रत्येक वर्षी कॉलेजचं कट ऑफ काही 1-2% एक तर वर गेलेलं असतं किंवा खाली गेलेलं असतं. सर 90ला क्लोज झाला, तर BMCC बद्दल एक जे टॉपमोस्ट कॉलेजेस झाले त्यांचा मेरिट लिस्ट लागला असेल, काही 93ला पहिली लिस्ट लागली, काही 91ला लागली काय. सर मग यामध्ये मग पालक थोडंसं द्या वरीड की सर लिस्टला नंबर लागेल का. आता ते ऑप्शन चूज करताना पण तुम्हाला तुमच्या पर्सेंटेज वाईजच चूज करावे लागतात. म्हणजे आता जसं की एखाद्या विद्यार्थ्याला 70 आहे तर त्यांनी BMCC टाकावं का, नाही, हा मूर्खपणा आहे. तुम्ही एक लक्षात घ्या. सर मग त्यामध्ये किती, मग महाराष्ट्र शासन कधी कधी कोटा पण वाढवतो की शासन म्हणतो ज्या कॉलेजेसचा ॲडमिशनचा कोटा जो 600 आहे तिथे कदाचित 10-20 ॲडमिशन्स एक्स्ट्रा बसवण्याची पण त्यांना मुभा दिली जाते. सर मग किती वेळ थांबावं. मग तुम्ही ती कट ऑफ लिस्ट ऑब्झर्व करा ना. सपोज जर BMCCची पहिली लिस्ट 90ला लागली असेल तर कदाचित सेकंड लिस्ट 85 to 88 मध्ये लागेल, बरोबर. सर मग आम्हाला मॅथ्स नाही भेटला, आम्ही काय करावं. डोंट वरी, असे अनेक विद्यार्थी आहे ज्यांचं 11वीला मॅथ्स नव्हतं, 12वीला मॅथ्स नव्हतं, पण ते CA करू शकले. असे अनेक विद्यार्थी ज्यांना मॅथ्स भेटतंय बट त्यांना फ्युचर 12वी नंतर जे कोर्सेस करायचे, असे अनेक विद्यार्थी की ज्यांना 12वी नंतर CA नाही करायचं, तेही सुद्धा मॅथ्स घेतात. मग सर याचा बेनिफिट काय आहे ना. बेनिफिट तुम्ही भविष्यात जर तुम्ही LLB साठी, BBA साठी, MBA साठी जे काही एंट्रन्स देतात ना,
त्यामध्ये जे 150 मार्कांची जी एंट्रन्सची एक्झाम असते ना, त्यामध्ये असतात ना लॉजिकल रिझनिंग, तुमचा स्टॅट्सचा पार्ट असतो. सर मग काय इम्पॉर्टंट आहे? एक गोष्ट लक्षात ठेवा, जर तुम्हाला 11वीला अकाउंट्स आणि मॅथ्सचा बेस पक्का नसेल तर तुम्हाला 5 वर्ष अक्षरशः भोगावं लागतं. कारण अकाउंट्स हा एक असा भाग आहे की जर अकाउंट्सचे तुम्हाला बेसिक्स काही माहिती नसेल, ज्याला आपण नॉर्मली अकाउंटिंगमध्ये शिकवताना 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, सो ह्या ज्या काही गोष्टी आहे, आता मी अकाउंट्सबद्दल बोलत होतो की सर अकाउंट्स नाही, अकाउंट्स अतिशय महत्त्वाचा विषय आहे, तुम्ही अकाउंट्सशिवाय काही करू शकत नाही. पण प्रॉब्लेम असा होतो की 11वीला मुलं किंवा पालक वर्ग रिलॅक्स मोडमध्ये असतात. 11वीला मुलं म्हणतात की सर कॉलेजला गेलं नाही, कारण 11वी तुलनेने कॉलेजच्या हातात असतं. शक्यतो कुणाला नापास करण्यात येत नाही, कारण कॉलेजला 100% निकाल लावायचा असतो. बट ह्या कॉन्फिडन्समध्ये तुमचा गेमही होतो, तुमचा घातही तिथेच होतो. कारण का आपण 11वीला अकाउंट्सबद्दल याच्याबद्दल गाफील असतो. आणि नॉर्मली असा एक ट्रेंड असतो की शाळेमधनं कॉलेज गेल्यानंतर मुलांना असं वाटतं सुटलं एका प्रकारचं जेलमधनं, कारण शाळेमध्ये थोडेसे रेस्ट्रिक्शन जास्त असतात ना. कॉलेजला गेल्यानंतर ते थोडंसं फ्री एन्व्हायरमेंट, आणि मग कॉलेजमध्ये लेक्चर्स होतात नाही होत, ते कोणी लक्ष द्यायला नसतं. आले तर या, बसले तर बसा, जाताय तर जा. हे ॲक्च्युली थोडासा कॉलेजचा सीन असतो. मग तिथं तुमची थोडीशी गल्लत होते आणि नुकसानही तिथंच व्हायला सुरुवात होते. त्यामुळं अकाउंट्स 11वी कॉमर्समध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व, तुम्हाला काळजी घ्यावी लागते तुमच्या अकाउंट्सबद्दल, तुम्ही भविष्यात कुठले कोर्सेस करणार आहे याबद्दल. म्हणजे जसं की तुम्ही CA करणार आहात का, तुम्ही CS करणार आहात का, तुम्ही CMA करणार आहात का. तर आजचं हे एकंदरीत करिअर गायडन्स जे शिबिर आपण आयोजित केलं आहे, मी त्याच संदर्भात इथे भाष्य करणार आहे. मी पुन्हा एकदा इन्स्पायर अकॅडमीच्या वतीनं सर्व पालकवर्ग आणि विद्यार्थ्यांचे इथं सहर्ष स्वागत करतो. इन्स्पायरचे संचालक प्रोफेसर राज आवटे यांना मंचावरती बोलवतो आणि त्यांचं मनोगत ते व्यक्त करतील. सर्वांना नमस्कार. आता प्रसाद सरांनी सांगितलं की 11वी आणि 12वी करताना तुम्ही काय करायला पाहिजे. सरांनी खूप छान मुद्दे मांडले. कित्येक पालकांना असं वाटत असेल की सर आम्हाला आमच्या वेळी गायडन्स नव्हता, पण सर आता एवढ्या संधी उपलब्ध आहेत तर का या संधीचा लाभ घ्यायला नको. याच उद्देशाने इन्स्पायर अकॅडमीने आजचा सेमिनार आयोजित केलेला आहे. या सेमिनारची सुरुवात व्हायच्या आधी मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की बेसिकली इन्स्पायर अकॅडमी काय आहे. ओके, बाकी इतर सगळे जे तज्ञ मंडळी आहेत, श्रीकांत सर, कोमल मॅडम, तुषार सर, सर्व शुभम सर, हे सगळं तुम्हाला सांगतील तुम्हाला की पुढे काय करायला पाहिजे, कसं करायला पाहिजे. पण ह्या आधी मी सांगू तुम्हाला इच्छितो की इन्स्पायर अकॅडमी काय आणि आमचं विजन काय. आणि बेसिकली आज हा जो सेमिनार आम्ही जो अरेंज केला आहे ह्याच्या मागं आमचं हे म्हणजे याच्या मागं आमचा बेसिकली आमचा उद्देश काय, आमच्याकडे कल होता की 10वी झालं काय नाही, आर्ट्स घ्यायचं, 11वी 12वी करायचं, आर्ट्स घ्यायचं, DEDला ॲडमिशन घ्यायचं आणि शिक्षक बनायचं, सरकारी नोकरी, शिक्षक आणि सरकारी नोकरी. अशा घराण्यातून मी आलेलो आहे. मी पहिला मुलगा होतो जो डिसाईड केलं की आपल्याला ही गोष्ट करायची नाही, आपल्याला काहीतरी वेगळं करायचं आहे. 11वी 12वीला ॲडमिशन सायन्सला. सो माझं कॉमर्सचा सेमिनार आहे, तुम्ही सर सायन्सवाले, सांगतो जर्नी तुम्हाला. 11वी 12वी मी सायन्स ॲडमिशन घेतलं. 12वी झालं, 12वीला आय गॉट 93%. IITची एंट्रन्सची परीक्षा दिली, ती क्लिअर झालो. पण कुठं इंजिनिअरिंगचा त्यावेळेस कल होता, काय करायचं तर इंजिनिअरिंग. म्हणजे आमच्या वेळेस असं होतं ना, 10वी झाली सांगायचे काय करायचं रे, सायन्स. कॉमर्स काही माहीत नव्हतं, आर्ट्स करायचं नव्हतं, घरात सगळं आर्ट्स करायचे. कॉमर्स माहीत नव्हतं, काय करायचं सायन्स. 11वी 12वीला त्यावेळेस होता की कल होता की ज्या मुलांना चांगले मार्क आहेत 10वीला ते घ्यायला पाहिजे. त्यामध्ये एक विषय होता ENTC, इलेक्ट्रॉनिक्सचा विषय होता, तो घ्यायला पाहिजे. चला सगळे म्हणाले घ्यायचं, आपण पण घेऊ सगळे विषय. बी मेकॅनिकल केलं, पुण्यात आलो इंजिनिअरिंग करण्यासाठी, बी मेकॅनिकल पूर्ण केलं. जेव्हा मी बी मेकॅनिकल होतो, जेव्हा मी इंजिनिअरिंगच्या लास्टच्या वर्षाला होतो, तेव्हा माझ्या आयुष्यात एक अशी घटना घडली ज्याच्यामुळे मी सायन्स फील्डमधनं मी टीचिंगकडे परवडलो. जेव्हा मी इंजिनिअरिंगच्या लास्टच्या वर्षाला होतो तेव्हा मला एका संस्थेकडून ऑफर आली. बुधवार पेठेमध्ये ज्या वेश्या असतात त्यांच्या मुलांसाठी एक स्कूल आहे, तिथं त्या मुलांना सायन्स आणि मॅथ शिकवण्याची मला एक ऑफर आली की सर आमचे जे त्यावेळेस मी खूप एकदम यंग होतो, ऑलमोस्ट मला होतं माझं वय होतं त्यावेळेस 22-23 वर्ष माझं वय होतं. ओके, मला ऑफर आली की सर त्यांना एक सायन्स आणि मॅथची गरज आहे, काहीच माहीत नाही. जेव्हा सुरुवातीला गेलो आधी वाटलं की काय कसं असेल, वातावरण काय असेल, कशी मुलं असतील, काही माहीत नव्हतं. जेव्हा ती मुलं फक्त म्हणायची की राज दादा आम्हाला असा प्रॉब्लेम आहे, तसा प्रॉब्लेम आहे, एक काहीतरी वाटायचं आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे. तेव्हाच हे कळलं की शिक्षकी जो पेशा आहे ना, हा पेशा फक्त सरकारी नोकरी नाही आहे. शिक्षकी पेशा म्हणजे विद्यार्थ्यांना हे ज्ञान देण्यासाठी देवाने उघडलेले एक द्वार आहे. म्हणजे विचार केला की जे ज्ञानाचं द्वार माझे आजोबा, माझी आई, काका काकू, माझी बहीण, ह्या सर्वांचा वारसा जो चालवला आहे, आपण पण वारसा का चालवायला नको.
तेव्हा कळालं की आपण हे जे शिक्षण आपलं पेशा जो आहे ना, हे काहीतरी चांगलं आहे, आपण लोकांचं काही चांगलं करायचं करतोय आपण. मी एक ऑब्झर्व केलं की मी जेव्हा 10वीची परीक्षा उत्तीर्ण केली तेव्हा लोकांना कॉमर्स का माहित नव्हतं. लोक फक्त काय करायचे, सायन्स जायचे. मी कुठल्या क्रिटिसाइज नाही करताय, माझे जे अनुभव तुम्हाला सांगतोय मी तुम्हाला. माझ्यासोबतचे कित्येक मित्र असे होते जिने 11वी सायन्स केलं आणि त्यानंतर प्रत्येक मुलगा हा हुशार नसतो, प्रत्येक मुलाची थोडी मार्क्स ॲबिलिटी नसते. माझ्यासोबतचे काही मित्र असे होते ज्यांनी आज माहिती इंजिनिअरिंग करून, काही मित्र इन्फोर्समध्ये प्लेस आहे, काही मित्र कॉग्निटिव्हमध्ये प्लेस आहे, काही मित्र अमेरिकेमध्ये आहेत, काही UK मध्ये काम करतायत. दे आर व्हेरी वेल प्लेस. पण देर आर सर्टन स्टुडंट, माझे जे मित्र आहेत काही काही अजून पण आज महिन्याला बताय का 20,000 25,000 कमवत आहे. त्यांना माहित नव्हतं 11वी सायन्स केलं, पुढं काय करावं आपण. मग मी स्टडी चालू केला, नेमकं कॉमर्स काय असतं, काय करायला पाहिजे, कॉमर्समध्ये गेल्यानंतर विद्यार्थ्यांचा काय फायदा होतो. आणि मेन आपला जो पालक वर्ग आहे, ज्या पालक वर्गांना सायन्स आणि आर्ट्सच्या मध्ये जी दरी आहे ती भरून काढण्यासाठी एक असे क्षेत्र पाहिजे, जे क्षेत्र सायन्स सारखंच माहिती का प्रगल्भ आहे. त्या क्षेत्रामध्ये सायन्स आर्ट्स तुम्ही एक मोठी तुम्ही माहिती का झेप तुम्ही घेऊ शकता. आणि ज्याच्यामध्ये आर्ट्स सारखा एक जे नॉलेज आहे, ज्याच्यामध्ये एक आर्ट्सची माहिती का ज्यामध्ये प्रगल्भ आहे, एक क्षेत्र मला हवं होतं. आजपासून काही वर्षापूर्वी ह्या सेम उद्देशाने इन्स्पायरची मी स्थापना केली. सुरुवात आम्ही जेव्हा चालू केली, CA, CS, CMA हे कॉमर्स मधले जे प्रोफेशनल कोर्स होते त्याने आम्ही सुरुवात केली. पहिल्या बॅचला फक्त 3 मुलं होती, 3 मुलं होती. शिक्षक होते 5, विद्यार्थी 3. माहित नव्हतं काय होईल. कधी कधी मुलांची कॉलेजची परीक्षा असायची, मुलं मेसेज करून सांगायचे, सर आज हमारे कॉलेज की एग्जामिनेशन है, हम आ नहीं पाएंगे. 3 मुलं नाही आली, सुट्टी क्लासला. तर मुलं डिसाईड करायची की क्लास व्हायचा नाही. सुरुवात होती, काय हरकत नाही, पण जिद्द होती. 300 मुलं 30 होत गेली, 30 ते 40. सुरुवातीला मुलं विचारायचं, तुमचा नवीन क्लास आहे, आम्ही ॲडमिशन घेऊ का नाही. मला लेक्चरला बसा, डेमो लेक्चर पहा. आम्ही कुठल्या मुलं डेमो लेक्चर कधी मनाई नाही करताय. आणि आज ह्या सर्व शिक्षक वर्गांच्या अथक कष्टामुळं आज इन्स्पायर अकॅडमी ही कॉमर्समधील भारतातील अग्रमानांकित ही संस्था बनलेली आहे. सर तुम्हाला असं कसं म्हणू शकतो भारतातील संस्था? भले आम्ही पुण्यामध्ये शिकवत जरी असलो, आज इन्स्पायर अकॅडमीच्या पूर्ण भारतामध्ये 40 शाखा आहेत. भारतातल्या 15 राज्यामध्ये आणि 40 शहरामध्ये इन्स्पायरच्या शाखा आहेत. तिथे पण ऑनलाईन माध्यमातून विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या सोबतीला CA, CS, CMA हे जे प्रोफेशनल कोर्स आहेत, या कोर्समध्ये दरवर्षी 20 ते 25 मुलं ऑल इंडिया रँक म्हणून निवडले जातात. पूर्ण भारतातल्या जे 1 लाख मुलं एक्झाम देतात त्यापैकी टॉप 25 विद्यार्थ्यांना ऑल द रँक मिळतो. अशापैकी मागच्या 3 वर्षामध्ये इन्स्पायर अकॅडमीमध्ये 60 पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांचा ऑल इंडिया रँक आलेला आहे. त्यामध्ये ऑल इंडिया रँक 1, CA फाउंडेशन ऑल इंडिया रँक 1 हे आमची विद्यार्थी होती. CS मध्ये ऑल इंडिया रँक 1, ऑल इंडिया रँक 2, 3, 4 असे कित्येक रँकामध्ये दिलेले आहेत. मागच्या 3 वर्षामध्ये आम्ही 60 पेक्षा घेतलं. स्वप्न बघितलं, साकारायला वेळ लागतो. हळूहळू मेसेज गेला लोकांना. पूर्वी आधी फक्त पुण्यात लोकांना माहिती काय आली, मग पुण्यानंतर महाराष्ट्र, महाराष्ट्रानंतर भारत. आमचे जे शिक्षक वर्ग आहेत यांनी दिल्ली, इंदोर, कोलकाता या ठिकाणी आम्ही क्लासेस घेतले. विद्यार्थ्यांना आम्हाला बोललो की सर तुम्ही आमच्याकडे या, भेटा, आम्हाला शिकवा. आम्ही गेलो. खूप छान रिस्पॉन्स होता. त्यामुळे मी सांगू इच्छितो की आज इन्स्पायर अकॅडमी खऱ्या अर्थाने माहिती आहे, खऱ्या अर्थाने एक भारतातली एक नामांकित संस्था बनलेली आहे. जर का मागच्या वर्षी निकाल बोलायला गेलं तर मागच्या वर्षीमध्ये इन्स्पायर ज्युनियरमध्ये आम्ही 170 विद्यार्थी आम्ही शिकवलो. मागच्या वर्षी 170 पैकी 170 विद्यार्थी आम्ही पास केले. आणि त्यामुळे आम्हाला अभिमान वाटतो. त्यातल्या एका विद्यार्थ्याचा ऑल इंडिया मध्ये पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये तो प्रथम आहे. मॅथ्समध्ये 100 पैकी 100, विचार करा. गणितामध्ये 100 पैकी 100. त्यानंतर अकाउंटमध्ये 100 पैकी 100 महाराष्ट्रामध्ये प्रथम. SPOC जे थेरी विषय ज्याच्यामध्ये मुलं थेरीमध्ये फक्त पासिंग विचार करतात, त्यामध्ये 97 गुणांचा आमचा पहिला क्रमांक टॉपर आहे. आमचा 95 मार्काचा OCचा टॉपर आहे. हे आम्ही 7 देखील 11-12 मध्ये. फक्त मार्क्स ही संकल्पना महत्वाची नाही आहे. जे इन्स्पायर मध्ये मी जे शिकवतो विद्यार्थ्यांना, फक्त आम्ही मार्क्स आमचा उद्देश नसतो, त्याचा सर्वांगीण विकास कसा करावा विद्यार्थ्यांचा. विद्यार्थ्यांनी अकाउंटचा पाया कसा पक्का करावा, मॅथ्सच्या गणितामध्ये ना कशी रुची त्यांना यावी, त्यामध्ये SPOC कसं लिहावं, त्याचा परिणाम कसं करावा, हा पाया पक्का. जेव्हा तुमचा पाया पक्का होता ना, पण तुम्ही काही पण करा, मग तुम्ही CA करा किंवा CS करा, CMA करा, बँकिंग करा, LLB, यू कॅन डू एनिथिंग. पण आधी तुमचा पाया, जसं म्हणतो आपण एखादी इमारत जेव्हा आपण बनतो, सगळी इमारत पाया जर कच्चा असेल ना, ती इमारत पक्की मदत नाही. ह्याच्या पुढच्या मार्गदर्शनासाठी मी नोट करू इच्छितो श्रीकांत पाटील सरांना.
सर स्वतः CA आणि CS आहेत. CA म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट आणि CS म्हणजे कंपनी सेक्रेटरी. सर ड्युअल डिग्री होल्डर आहेत. सर स्वतः CA, CS आणि CMA या तिन्ही कोर्सचे मुलांना सर शिकवतात. तर सर तुम्हाला सांगतील अबाउट CA कोर्स बद्दल. सर्वप्रथम सरांचे धन्यवाद की त्यांनी मला इंट्रोड्यूस केलं. ओके, मी CS श्रीकांत पाटील आणि मी ॲक्च्युली तुम्हाला गाईड करणार आहे जे तुमचे प्रोफेशनल कोर्सेस आहेत CA, CS आणि CMA, कारण मी त्यातनं स्वतःहून गेलेलो आहे, त्यामुळे माझा एक पर्सनल अनुभव आहे त्यात. तर त्यातलं CA जो आहे त्याच्याविषयी मी तुम्हाला थोडीशी डिटेलमध्ये माहिती देणार आहे. CA, तर CA बेसिकली सगळ्यांना फुल फॉर्म तर माहितीच आहे, जो आहे चार्टर्ड अकाउंटंट. आता इथं बसलेले बरेचसे पालकवर्ग जे आहेत त्यांना चार्टर्ड अकाउंटंट काय करतो हे माहिती आहे. जे विद्यार्थी आहेत त्यांना पण हे कळलं पाहिजे की बेसिकली CA काय करतो. तर CA हा जो विद्यार्थी म्हणजे कोर्सकडे बघायचा दृष्टिकोन विद्यार्थ्यांचा कसा असला पाहिजे, तर CA म्हणजे चार्टर्ड अकाउंटंट. चार्टर्ड अकाउंटंट हा अकाउंटचा एक्सपर्ट मानला जातो. म्हणजे जेवढे पण तुमचे बाकीचे कोर्सेस आहेत त्याच्यामध्ये जो अकाउंट, जो कॉमर्सचा हार्डकोर सब्जेक्ट आहे, कोर सब्जेक्ट आहे, मेन सब्जेक्ट आहे, ज्याच्यावर सगळं कॉमर्स वर्ड चालतं, तो अकाउंट्स, त्याचा एक्सपर्ट कोण बघितला जातं, तर तो बघितला जातो चार्टर्ड अकाउंटंट. हा टॅक्सेशनचा एक्सपर्ट आहे. म्हणजे जर इन्कम टॅक्स रिटर्न तुम्हाला फाईल करायचं असेल, GST सारखे रिटर्न जर तुम्हाला फाईल करायचं असेल तर तुम्हाला मदत घ्यावी लागते चार्टर्ड अकाउंटंटची. हा टॅक्सेशन सोबत तुमचे जे लोन प्रोसेसिंगचे गोष्टी आहेत, ते प्रोजेक्ट लोन करून देणे, प्रोजेक्ट फायनान्सिंग करून देणे, फ्युचर प्रिडिक्शन्स करून देणे, त्याच्यानंतर अकाउंट सोबत ऑडिटिंगचा एक्सपर्ट कोण आहे, तर तो आहे चार्टर्ड अकाउंटंट. तर चार्टर्ड अकाउंटंट म्हणजे किती वायडर फील्ड्स त्यातनं निर्माण होतात. ही इज अ एक्सपर्ट ऑफ अकाउंट्स, ही इज एक्सपर्ट ऑफ ऑडिट, ही इज अ एक्सपर्ट ऑफ टॅक्सेशन मॅटर, ज्यात डायरेक्ट टॅक्स आणि इनडायरेक्ट टॅक्स जातात. तर ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक्सपर्ट म्हणून एक चार्टर्ड अकाउंटंटकडे बघितलं जातं. चार्टर्ड अकाउंटंट हा एक प्रोफेशनल कोर्स आहे. प्रोफेशनल कोर्स म्हणजे काय? जो प्रोफेशनल कोर्स ज्याला एक कम्प्लिटली जो आपला पार्लमेंटचा कॉन्स्टिट्युशनल ॲक्ट आहे, ज्याला पार्लमेंट ॲक्ट किंवा कॉन्स्टिट्युशनल ॲक्ट म्हटलं जातं, त्या कॉन्स्टिट्युशनल ॲक्टनुसार हा पास करून बनवलेला कोर्स आहे. चार्टर्ड अकाउंटन्सी ॲक्ट 1949. त्यामुळे हा कोर्स जो आहे हा गव्हर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स आहे आणि गव्हर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स असल्यामुळं ह्याच्याकडे कधीही लॉंग टर्म पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघितलं जातं. ह्याला पार्लमेंटमध्ये ॲक्ट पास केल्यानंतर हा कोर्स बनलेला आहे. त्यामुळे हा कोर्स कधीही बंद होणार नाही. जर ह्याला बंद करायचं असेल तर त्यासाठी पार्लमेंटमध्ये मला रिझोल्युशन पास करायला लागेल. सो लॉंग टर्म पॉईंट ऑफ व्ह्यूने जर बघायला गेलं तर बाकीच्या कोर्सेससारखं शॉर्ट टर्म कोर्स नाही, हा लॉंग टर्म गव्हर्नमेंट ओरिएंटेड पार्लमेंट ॲक्टमध्ये पास केलेला कोर्स आहे. दुसरी गोष्ट महत्त्वाची म्हणजे हा प्रोफेशनल कोर्स ह्याच्यासाठी बघितला जातं कारण ह्याच्यामध्ये चार्टर्ड अकाउंटंटसाठी लागणारे जे विषय आहेत, टॅक्सेशन झालं, ऑडिटिंग झालं, अकाउंट झालं, ह्या विषयांवर भर देऊन त्यांना एक्सपर्ट केलं जातं, त्यांना प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग झालं जातं. तर त्यामुळे ह्यांच्याकडे एक ॲज अ एक्सपर्ट किंवा प्रोफेशनल ऑफ टॅक्सेशन, प्रोफेशनल ऑफ अकाउंट्स किंवा ऑडिट म्हणून त्यांच्याकडे बघितला जातं. तर हा असा एक प्रोफेशनल कोर्स आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पालकांच्या दृष्टीने हा मुद्दा अत्यंतही महत्त्वाचा आहे. आजच्या तारखेला एज्युकेशनची कॉस्ट खूप जास्त वाढत चालली, प्रचंड. म्हणजे प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही 11वीची ॲडमिशन असू दे, 12वीची ॲडमिशन असू दे, पाहिजे तसं तुम्हाला कॉलेज पाहिजे असू दे, प्रत्येक वेळी तुम्हाला काय करायला लागतंय तर कुठेतरी कॉस्ट बेअर करायला लागते, डोनेशन्स द्यायला लागत आहेत, फी फोर जास्त वाग झाल्यात. तर बेसिकली CA कोर्समध्ये जर तुम्ही बघायला गेलं तर CA कोर्स हा गव्हर्नमेंट ओरिएंटेड कोर्स असल्यामुळं ह्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट ऑफ एज्युकेशन ही फार जास्त कमी आहे. तुम्ही जर बघायला गेलं तर CAची जी पहिली लेवल आहे त्याची रजिस्ट्रेशनची फी फक्त आणि फक्त 9,000 रुपये. दुसऱ्या लेवलला समराउंड ती एक 15,000च्या आसपास आहे आणि तिसऱ्या लेवलला पण ती साधारण एक 20,000च्या आसपास आहे. त्याच्यामध्ये जर मी कॉस्ट आपल्या क्लासेसची जर ॲड केली तर ती पण साधारण तुम्ही बघायला गेलं तर 30-40,000 आणि पुढच्या 2 लेवलला 50,000 ते 60,000. तर हा पूर्ण जो 4-4.5 वर्षाचा जो कोर्स आहे त्याची टोटल कॉस्ट, मी 4 ते 4.5 वर्षाची टोटल कॉस्ट सांगतोय, ही कॉस्ट फक्त तुमची 2.5 लाख रुपये ते 2 लाख रुपयाच्या जाते. आजकाल जर तुम्ही कुठे बघायला गेलं तर बाकीच्या कोर्सेसमध्ये जे की आता BCom सोडून BBA झाले, MBAमध्ये झाले, तिथे फक्त डोनेशनच 5-10 लाख रुपये आणि एवढं करून जॉबची गॅरंटी नाही आहे. सो तुम्ही जे नॉलेज घेताय त्याच्यामुळे तुम्ही जे कॉस्ट इन्व्हेस्ट करतायत त्या विद्यार्थ्याकडनं ती कॉस्ट रिकवर किती होती हे जास्त महत्त्वाचं आहे. आज मला सांगा की मोठ्या मोठ्या कॉलेजमधनं मी कुठल्या डिग्रीज घेतले, ॲडमिनिस्ट्रेशनचे, बिझनेसचे अँड ऑल दॅट, ज्यासाठी मी फी पे केली आहे 4-4 लाख रुपये, 5-5 लाख रुपये, 10-10 लाख रुपये डोनेशन, आणि मला 1-1 वर्ष जॉब मिळत नाही आणि नंतर मला जेव्हा जॉब मिळतात माझी बरीचशी मेहनत आणि आयुष्यातली बरेचसे वर्ष ती कॉस्ट रिकवर करण्यासाठी जाते.
CA हा असा एक उत्तम कोर्स आहे की ज्याच्यामध्ये कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट तुमची फार जास्त कमी आहे आणि बेसिकली ह्याच्यामध्ये जेव्हा तुमचा विद्यार्थी जेव्हा नॉलेज घेतोय एज्युकेशनल थेरॉटिकल नॉलेज, त्यासोबत त्याला प्रॅक्टिकल नॉलेज पण दिलं जातं एका चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अंडर. आणि त्या चार्टर्ड अकाउंटंटच्या अंडर जेव्हा तुम्ही प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग घेता, त्या प्रॅक्टिकल ट्रेनिंग लर्न करता करता तुम्हाला एक स्टायपेंड पगार मिळाला जातो. त्यातनं तुम्ही तुमची जी कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट आहे एज्युकेशनची ती रिकवर करू शकता. म्हणजे ही इकडे असं धोरण आहे की कमवा आणि शिका असं आहे. सो दीज आर द थिंग्स की ज्याच्यामुळं तुमचं ओव्हरऑल कॉस्ट ऑफ एज्युकेशन पण काय होते, कमी होते. तिसरं महत्त्वाचं जर बघायला गेलं तर तिसरं ह्याच्यामध्ये खूप जास्त उत्तम संधी अवेलेबल आहे. तुम्ही जर बघायला गेलं तर आपला आता 150 करोडचा देश झालेला आहे. त्यातले मला माहिती आहे की सगळेच लोक बिझनेस नाही करत किंवा सगळेच लोक जॉब नाही करत, पण त्यातले ऑलमोस्ट 50 to 60% लोक जे आहेत, 80 ते 90 करोड लोक जे आहेत ते कुठं ना कुठेतरी नोकरी करतात, कुठं ना कुठेतरी जॉब करतायत, कुठं ना कुठेतरी बिझनेस करतायत. आपल्या दैनंदिन जीवनामध्ये इन्कम कमवण्यासाठी काही ना काही ते प्रयत्न करतात. या सगळ्या लोकांना इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणं कंपल्सरी आहे, GST रिटर्न फाईल करणं कंपल्सरी आहे. GSTचे नवीन क्लॉजेस येत आहेत, नवीन अमेंडमेंट्स येत आहेत, नवीन लॉज येत आहेत. त्याच्यामुळं दैनंदिन जीवनामध्ये CA सारख्या लोकांची आयुष्यातली गरज तुमची वाढत चाललेली आहे. आणि ती गरज ओळखता 90 करोड लोकांच्या मागे जर मी ओव्हरऑल आकडा बघायला गेला तर हार्डली ऑल ओव्हर इंडिया फक्त 2.5 लाख CA आहेत, फक्त 2.5 लाख. म्हणजे जर लांब दूरदृष्टीने जर बघायला गेलं तर एक सिम्पलशी गोष्ट आहे, कुठल्या गोष्टीची जर कमतरता असेल आणि एखाद्याकडे त्याचं नॉलेज असेल तर त्याची व्हॅल्यू हळूहळू काय जाते, वाढत जाते. 2.5 लाख CA आहेत, 80 ते 90 करोड लोकांची रिक्वायरमेंट आहे, त्यामुळे यांची लॉंग टर्म रिक्वायरमेंट आहे. आज मोठ्या कंपन्यांमध्ये सुद्धा CA हार्ड कोर बेसिसवर रिक्वायर्ड आहे. आणि मार्केटमध्ये जेव्हा सप्लाय कमी आणि डिमांड जास्त आहे त्या गोष्टीची किंमत वाढते. आणि ते जर बघायला गेलं तर आपल्याकडे CA इन्स्टिट्यूट जे आहे ICAI हे स्वतः आपल्या मोठ्या रिलायन्स कंपनी, देन अदानी कंपनी, त्याच्यानंतर HDFC बँक, कोटक बँक ह्यांच्यासोबत टायअप करून प्लेसमेंट अवेलेबल करून देते. म्हणजे तुम्ही CA झाला की इमिडिएटली CA इन्स्टिट्यूटच तुम्हाला प्लेसमेंट अवेलेबल करून देते. मागचे जर काही पॅकेज बघायला गेले तर फ्रेशर्स विदाऊट एनी एक्सपिरियन्स 22 लाखाचे पर एनमचे पॅकेजेस मिळाले त्यांना. 22 लाख, 24 लाख, 30 लाख असे पॅकेज मिळाले. आणि CA मध्ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आणि प्रोफेशनल एथिक्स मध्ये असं एक रूल आहे की मिनिमम आता सॅलरी पॅकेज जे आहे फ्रेशर्सला ते मिनिमम 50,000 पर मंथ म्हणजे वार्षिक 6 लाख रुपये हे द्यायचंच आहे. कुठलीही कंपनी किंवा कुठलीही ऑर्गनायझेशन 6 लाखाच्या खाली यांना सॅलरी पॅकेज ऑफर करू शकत नाही. म्हणजे मिनिमम सॅलरीचं पण गॅरंटी इकडे आहे आणि मॅक्झिमम जेवढे तुम्ही एफर्ट लावाल त्याप्रमाणे. एखाद्या कंपनीला अकाउंटंट हवाय, ऑडिटंट हवाय, टॅक्स कंप्लायन्स हवाय, कोणाकडे जाणार, CA कडे. तर ही त्याची ओळख आहे. तुम्ही आज CA कोर्समध्ये एक महत्वाची अत्यंत अधोरेखित करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, बाकी ठिकाणी असं आहे की जेव्हा तुमची डिग्री कंप्लीट होते तेव्हा तुमचा जॉब सिक्युअर्ड होतो किंवा तुम्ही तेव्हा प्रॅक्टिस करू शकता. ओके, हा एकमेव असा कोर्स आहे की ह्याच्यामध्ये 3 लेवल आहेत. पहिली आहे तुमची CA फाउंडेशन लेवल, दुसरी लेवल आहे तुमची CA इंटर लेवल आणि तिसरी लेवल आहे तुमची CA फायनल लेवल. CA फायनल लेवल जर तुमची क्लिअर नाही झाली, तुमची CA फाउंडेशन पहिली लेवल आणि CA फाउंडेशन नंतर CA इंटर ही 2 लेवल जरी कंप्लीट झाल्या तरी तुम्हाला मार्केटमध्ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. हा भारतातला असा एकमेव कोर्स आहे जिथं डिग्री नसेल तरी मार्केटमध्ये जॉब अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत. आज आपल्याला ते महत्वाचं आहे की जॉब गॅरंटी पाहिजे, कॉस्ट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट पाहिजे, कारण गोष्टी खूप जास्त पद्धतीने बदलत आहेत. तुम्हाला ह्या गोष्टींचा विचार करणं पण गरजेचं आहे की इव्हन 2 लेवल्स क्लिअर केल्यानंतर माझं जॉब सिक्युअर्ड आहे, माझं फ्युचर सिक्युअर्ड आहे. मी 2 कदम केल्यानंतर बऱ्याच लोकांचं असतं की सर की CA जे आहे बेसिकली ते CA कोर्समध्ये जर तुम्ही बघायला गेलं तर CA कोर्समध्ये रिझल्ट वगैरे खूप जास्त टफ असतात. पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की CA फील्डच असं आहे की ह्याच्यामध्ये आज ज्यांनी नॉलेज घेतलंय ते सगळे आज वर्ल्डच्या टॉपला आहेत. मी नावं देऊन सांगू शकतो. बिर्ला कंपनी, आदित्य बिर्ला कंपनी, ह्याचे जे चेअरमन आहेत कुमार मंगलम बिर्ला हे स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. राकेश झुंझुनवाला स्टॉक मार्केट किंग जे आता नाही आहेत सध्या, पण ते स्टॉक मार्केट किंग सुद्धा कोण आहेत, चार्टर्ड अकाउंटंट. विद्यार्थ्यांना माहिती आहे बोट कंपनी, अमन गुप्ता कोण आहे, चार्टर्ड अकाउंटंट. म्हणजे ह्याचं नॉलेज फक्त तुम्हाला जॉबसाठी आहे असं नाही, ह्याच्यातनं तुम्हाला बिझनेसचं पण नॉलेज देऊ शकता, तुम्ही तुमचा बिझनेस बनवू शकता, ह्याच्यातनं तुम्ही बँकिंग फील्डमध्ये जाऊ शकता, ह्याच्यातनं तुम्ही तुमच्या लिगल टर्म्समध्ये जाऊ शकता, ह्याच्यातनं तुम्ही प्रॅक्टिस करू शकता, प्रॅक्टिस सोबत तुम्ही जॉबही करू शकता. खूप सारे ऑप्शन्स तुम्हाला अवेलेबल आहेत.
फक्त इंडियात नाही, इंडियाच्या बाहेर पण करू शकतो. आता आपले जे ICI इन्स्टिट्यूट आहे ते ICI इन्स्टिट्यूटचं जे टायअप्स आहेत ते टायअप्स आता आपण ऑस्ट्रेलियासोबत केलेत, UK सोबत केलेत, US सोबत केलेत. त्यामुळे कुठला चार्टर्ड अकाउंटंट जर परदेशी जाऊन स्वतःची प्रॅक्टिस किंवा जॉब करायचा असेल तर त्याला तिकडे जाऊन फक्त 2 विषयांचे पेपर द्यायचे आणि तो तिकडे जाऊन प्रॅक्टिस किंवा जॉब करू शकतो. बट तेच त्यांच्या लोकांना इकडे यायचं असेल तर 4 पेपर द्यायला लागतात. सो हे एक्सपर्टाईज आहे तुमच्या CA कोर्स. मग CA कोर्स मला करायचा असेल तर मी कधीपासून सुरुवात करायला पाहिजे, तर आपण 3 टप्प्यात बघू. एक, काही विद्यार्थी आहेत जे 12वी नंतर CA कोर्स करू शकतात. काही जे आत्ता 10वी जस्ट पास झालेले आहेत, ज्यांना पुढे जाऊन CA करायची इच्छा आहे, ते 11वी 12वी प्लस CA फाउंडेशन असा कोर्स करू शकतात. आणि जे विद्यार्थी आता 12वीला आहेत, म्हणजे तुमचा विद्यार्थी 12वीला आहे बरोबर, तो सुद्धा 12वी प्लस फाउंडेशन असं कोर्स करू शकतो. जर विद्यार्थ्याला आपण 11वी 12वी प्लस CA फाउंडेशन, इथं बसलेले जेवढे पण 11वीतले विद्यार्थी आहेत जे आता 11वीला जातील, ओके, त्यांना माझं सजेशन आहे की जर तुमचं डिसाईड होत असेल तर आपल्याकडे एक कोर्स अवेलेबल होतो 11वी 12वी प्लस CA फाउंडेशन. सर ह्यामध्ये क्लासेस कसे चालवले जातात, तर ह्याच्यामध्ये तुमचे 5 दिवस जे आहेत ते 11वीचे क्लासेस घेतले जातात आणि फक्त 2 दिवस तुम्हाला ॲडिशनली वीकेंड बॅचेसमध्ये आपण सॅटर्डे संडे CAचं नॉलेज द्यायला चालू करतो. जेणेकरून आपण म्हणतो ना लहानपणापासूनच बाळकडू पाजायला चालू करतो, तसं 11वी पासूनच त्या गोष्टी आम्ही करायला चालू करतो. जेव्हा तो विद्यार्थी 11वी उत्तीर्ण होतो आणि 12वीचे त्याचे व्हेकेशन्स सुरुवात व्हायच्या आधी जेव्हा मेचे व्हेकेशन्स असतात, त्या मे व्हेकेशनमध्ये 12वीच्या क्लासेस सोबत 4 तास, आठवड्यातले 4 तास आपण त्याचे CAचे क्लासेस कंडक्ट करून घेतो. आणि त्याच्यानंतर जेव्हा त्याचं कॉलेजेस वगैरे चालू होतात, तेव्हा कॉलेजेस वगैरे चालू झाल्यानंतर त्याचे 12वीच्या क्लासेस सोबत परत आपण आठवड्यातले 3 तास हे CAचे क्लासेस आपण त्याचे कव्हर करतो. ह्याच्यामुळे फायदा काय होतो, फायदा हे होतो की 11वी पासून त्याचा बेस पक्का झाला, त्याला CA करायचं हे त्याचा अंदाज आला. त्याच्यानंतर 12वी मध्ये सुद्धा तो CAच्या कॉन्टॅक्टमध्ये, टचमध्ये, ते कोर्समध्ये काय आहे, टॉपिक एकमेकांना पूरक आहेत, अकाउंट सारखे सब्जेक्ट, त्याच्यानंतर मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट, तर त्याचे 11वी 12वीचे मार्क पण सुधारतात आणि थोडे 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 हळूहळू पुढं एक एक पाऊल पडून स्लो अँड स्टडी विन्स द रेस असं करून त्याचे CA फाउंडेशनचा प्रवास चालू होतो. 12वीची परीक्षा झाल्यानंतर विदिन इमिडिएटली 12वीची परीक्षा संपते साधारण फेब्रुवारी मार्चमध्ये, त्याच्यानंतर इमिडिएटली जूनमध्ये तो CAची परीक्षा देऊ शकतो इमिडिएटली. आता जेव्हा तो जूनमध्ये परीक्षा देतो त्याला वेगळं प्रिपरेशन करायची गरज नाही. मार्चमध्ये 12वीची परीक्षा संपली, एप्रिल मे तो 2 वर्ष त्या गोष्टीचा अभ्यास करतोय. 11वीमध्ये त्याने अभ्यास केलाय, 12वीमध्ये अभ्यास केलाय, त्या 2 वर्षांच्या गोष्टी त्याला 2 महिन्यामध्ये रिव्हाइज करून जूनमध्ये तो जेव्हा एक्झाम देतो त्याच्या आयुष्यातला महत्त्वाचा एक वेळ वाचतो. बरेचसे विद्यार्थी काय करतात की 12वी नंतर CA कोर्सला करतात, मग त्याच्यानंतर त्यांचे 5-6 महिने पहिले क्लासेस करण्यात जातात, मग एक्झाम देण्यात जातात, मग रिझल्ट लागतो, त्यात त्यांचं 1 वर्ष वाया जातं. जेव्हा तुम्ही 11वी प्लस 12वी प्लस CA फाउंडेशन करता, तुम्ही तुमचं 1 वर्ष वाचता. आणि तुम्हाला आजच्या तारखेला तुमची किंमत माहिती आहे आयुष्यातली, की वेळेचीही किंमत माहिती आहे आणि विद्यार्थ्यांना त्यांच्या जवानीची पण किंमत माहिती आहे, की 1 वर्ष वाचणं म्हणजे जवळजवळ 1 वर्ष लवकर डिग्री येणं आहे. कोर्स नवीन आहे तर कोर्स नवीन आहे तर त्याच्यामुळे आता नवीन चेंजेस पण करत आहेत. वयाच्या 21व्या वर्षी आता CA होणं शक्य आहे, जे पूर्वी नव्हतं. मला माझ्या आयुष्यातले महत्त्वाचे वेळ जर मी योग्य ठिकाणी योग्य वेळी वाचवले तर मला असा हा फायदा होतो. त्यामुळं 11वी पासून जे CA करणं आहे हे फार जास्त उत्तमरित्या ठरतं, कारण त्याच्यामध्ये त्यांना त्यांचा बेस जो आहे तो क्लिअर होतो. सो हा एक असं परिपूर्ण कोर्स आहे ज्याच्यामध्ये कॉस्ट कमी आहे, प्रोफेशनलिझम आहे, लॉंग टर्म आहे, फ्युचर ओरिएंटेड डिमांड आहे आणि हा कोर्स तुम्हाला तुमच्या आयुष्यातल्या सगळ्या गोष्टींची दरवाजे ओपन करतो. तुम्ही बिझनेस करू शकता, प्रॅक्टिस करू शकता, जॉब करू शकता. त्यामुळं आत्तापर्यंत जेवढे पण तुम्ही बघा टॉप ऑफ द फील्डला कोण जे दिसतील ते तुम्हाला सध्या सगळीकडे CA लोक दिसतील. दॅट्स द ओनली रिझन की हा कोर्स तुम्हाला देऊन बरंच काही जातो. मी CA कोर्सविषयी तुम्हाला माहिती दिली. आता त्याच्यानंतर मी CS तुषार सर ह्यांना इन्व्हाइट करतो, जे तुम्हाला मार्गदर्शन करतील CS आणि CMA या दोन्ही कोर्सविषयी. थँक्यू श्रीकांत सर. सगळ्यांना नमस्कार. मी तुमच्याकडे थोडी परवानगी घेतो की मी थोडी मराठीमध्ये न बोलता थोडा हिंदीमध्ये बोलेल, ठीक आहे, सो दॅट मला जे बोलायचं ते मी तो बरोबर तुम्हाला मैसेज पास करू शकतो. सो सबसे पहले तो मेरा नाम तुषार पहाड़ है एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी. मी स्वतः एक CS आहे एंड CS के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने अपनी 12th पहले बताऊं तो 12th क्लियर की थी 2002 में. सो ये मान लीजिए आपकी 21 साल हो चुके इस बात को. आई हैव क्लियर माय 12th एंड उसके बाद मैंने CS का कोर्स शुरू किया था. तो जैसे श्रीकांत सर ने आपको बताया कि CA के बारे में, एक CA क्या करता है और CA कैसे बना जाता है. आपको शायद सबको ये पता होगा कि जैसे कोई बंदा साइंस में जब जाता है तो नॉर्मली 2-3 ऑप्शन आ जाते हैं, डॉक्टरी करेगा, इंजीनियरिंग करेगा. वैसे ये बहुत क्लियर है कि अगर आप कॉमर्स में हो
तो 3 बड़े कोर्सेज के नाम हमेशा आते हैं, एक है CA, CS और CMA। तो CA के बारे में तो आपको श्रीकांत ने सब अच्छे से समझा दिया है। मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि CS और CA में क्या होता है ना। CS का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। तो पहले बात करते हैं सेक्रेटरी। सेक्रेटरी वर्ड के बारे में आप समझ सकते हैं, सेक्रेटरी वर्ड बना है सीक्रेट से। अब सीक्रेट का मतलब क्या होता है सब समझते हैं, है ना। सीक्रेट मतलब कोई बात को गुप्त रखना, कोई बात को कॉन्फिडेंशियल रखना, है ना। आज मैं बात करूं, जैसे आपको पता होगा मोदी जी US गए हुए हैं। मुझे बताइए मोदी जी कब कब किससे किससे कैसे कैसे मिलेंगे, ये मोदी जी को खुद को पता होता है कि उनके पास कोई ना कोई बंदा होगा जो बताएगा, कोई ना कोई पर्सन होगा, और एक नहीं ऑब्वियसली बहुत सारे लोग होंगे। सेम गोज विद सचिन तेंदुलकर, सेम गोज विद अमिताभ बच्चन, कब शूटिंग कहाँ है, किस समय कोई ऐड कब करनी है, हर चीज उनको पता होती है। उनके साथ एक पर्सन होता है इतने बड़े बड़े लोगों के साथ, जबकि ये लोग तो ह्यूमन बींग्स है, फिर भी इनके साथ लोग हैं। तो सोचिए एक कंपनी जो कि सब लोगों ने शायद सुना होगा, कौन सी पर्सन होती है, आर्टिफिशियल, है ना। रिलायंस, टाटा, जियो, सत्यम, एशियन पेंट्स, MRF, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के नाम है, बट ये कंपनी कभी खुद काम तो नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक आर्टिफिशियल होती है ना। तो कंपनी को रन कौन करेगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर डायरेक्टर्स। तो मुझे बताइए, आप पेरेंट्स यहाँ बहुत सारे बैठे हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक है मुकेश अंबानी। क्या आपको लगता है मुकेश अंबानी ने कंपनी लॉ या फिर कॉमर्स की पढ़ाई करके वो डायरेक्टर बने हैं, कि वो बिजनेस की एक्सपर्टीज होने की वजह से डॉक्टर बने या उस डायरेक्टर बने, सॉरी, एक्सपर्टीज, बिजनेस की एक्सपर्टीज। आधार पूनावाला एंड पूरी टीम, इनकी एक्सपर्टीज किस में है, मेडिसिन में या फार्मास्यूटिकल में। बट ये कंपनी बना करके कंपनी में पैसे कैसे रेज करना है। अगर फॉरेन से 1000 करोड़ रुपए ले रहे हैं तो कैसे लेंगे, सबको शायद समझता होगा। देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ सेंसेक्स निफ्टी, सबको पता होगा। अब समझ शायद बच्चों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं या 12वीं के आसपास होंगे, बट आपने सबने पेपर में सुना होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैं बच्चों से बात करूं, पेरेंट्स तो जानते ही जानते हैं कि अगर पैसा सब कमाते हैं तो पैसा कमाने से कुछ नहीं होता। पैसा क्या करना होता है, पहले सेव, और सेव करके क्या करना होता है, इन्वेस्ट। सेव किया हुआ पैसा सिर्फ सेव करके अगर आप लॉकर में रखते हो तो पैसे बर्बाद है, क्योंकि उसकी वैल्यू फ्यूचर में क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी। लॉकर में रखेंगे तो कम होगी। एक कोरा कोरा नोट 2000 रुपए का 2 साल पहले बैंक में रख दिया या लॉकर में रख दिया, 2 साल में निकालोगे तो कड़क तो रहेगा, पर वो 2000 रुपए से शायद 1500 रुपए का सामान नहीं आएगा, क्योंकि 2000 रुपए की कीमत क्या हो चुकी है, डेप्रिशिएट, कम हो गई है। तो ये वैल्यू कब बढ़ेगी, जब हम क्या करेंगे, इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये कॉमर्स में सिखाया जाता है, जैसे कि प्रसाद सर ने बताया कॉमर्स क्या होता है ना, कैसे कंपनी वर्क करती है, कैसे पैसा रेज किया जाता है, ये सब कहाँ पढ़ाया जाता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में। तो अगेन आई विल स्पीक 2 वर्ड्स, कंपनी सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब ऐसा पर्सन जो क्या करता है, हर कंपनी की चीजों को, कंपनी बनने से लेकर कंपनी के चलने तक के सारी बातें कौन ध्यान रखता है, एक कंपनी सेक्रेटरी। तो ये बहुत बड़ा प्रोफेशनल लेवल है। तो जैसे श्रीकांत सर ने बताया CA अगर आप करते हो तो आपका एक्सपीरियंस किस पे रहेगा, ज्यादातर अकाउंटिंग में या फाइनेंस में। बट अगर आप CS चूज करते हो तो आपका मेजर फोकस किस पे रहेगा, लॉ में। लॉ सबको सही समझेगा। मैं आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ। माइनर को क्यों डिफाइन किया गया है, 18 जिस दिन जतिन 18 के ऊपर हो जाएगा क्या बन जाएगा, मेजर। फिर क्या जतिन वोट कर सकता है 18 के बाद, यस। लाइसेंस ले सकता है, किसी कंपनी में शेयर बाय कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, दुनिया में हर शादी कर सकता है, हर काम कब कर सकता है, 18 साल के बाद। 18 के पहले वो माइनर है। मैं पूछना चाहता हूं माइनर मतलब क्या, बट आपको शायद पता होगा, बच्चे अभी और छोटे हैं यहाँ पे। 2012 में एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, जो कि बहुत भयानक इंसिडेंट था, निर्भया रेप केस, और उसमें 6 लोग इन्वॉल्व थे। उसमें से 5 तो बड़े उम्र में थे, लेकिन एक लड़के की उम्र 16 साल से छोटी थी। और उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये बोला कि आज के बाद से अगर बच्ची की एज कितनी होगी, 16 से कम, तो वो बच्चा माना जाएगा क्रिमिनल केस के लिए। और अगर आपकी एज 16 से ऊपर है, बच्चे की एज किसके लिए, क्रिमिनल केस के लिए, तो उसको बच्चा ट्रीट नहीं किया जाएगा। क्योंकि एक रेप में अगर 17 साल का बच्चा इन्वॉल्व है और वो एक ऐसे भयानक इंसिडेंट में इन्वॉल्व है, और उसको क्यों छोड़ दिया जा रहा है, क्योंकि वो बच्चा है, नहीं छोड़ा जाएगा। तो ये अमेंडमेंट आया, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। अब आप समझ रहे हैं मेरे एग्जाम्पल को। मैं जो बताना चाहता हूँ इस एग्जाम्पल का मतलब ये है, चीजें कैसी होती है, ये प्रैक्टिकली होती है। यहाँ पे कोई चीज रटना नहीं पड़ता है आपको, ये लॉ है और सबको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे 50 लॉ हमारे पास पढ़ने मिलेंगे हमको, और ये सब कौन पढ़ेगा, एक कंपनी सेक्रेटरी पढ़ेगा। तो आप सोच सकते हो, अगर आप CS कोर्स चूज करते हो तो आपको फायदा क्या होगा, आप एक कंपनी के सेक्रेटरी बनेंगे। अब ये तो मैंने आपको बताया उसका काम कैसे होता है एग्जाम्पल के साथ। अब आप बताता हूँ मेन चीज, इंडिया में एज ऑन 31 मार्च का डेटा अगर देखेंगे आप, 17,50,000 कंपनियां हैं, और आज की तारीख में इंडिया में CS है 70,000 कंपनी सेक्रेटरी, 17 लाख कंपनियां। यानी आप समझ सकते हो डिमांड सप्लाई, भले आप में से कोई लोग डिमांड सप्लाई नहीं भी पढ़ा होगा सिलेबस में, बट एक कॉमन से लगा सकते हो, जिसकी डिमांड
ज्यादा और जिसकी सप्लाई कम है उसकी कीमत बढ़ जाती। 70,000 CS कैसे कवर करेगा 17 लाख कंपनियां? तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मैं खुद एक कंपनी सेक्रेटरी हूं और मेरे पास आज की तारीख में भी 350 के आसपास कंपनियां हैं जिसका मैं काम खुद करता हूं। वो क्यों करना पड़ता है मुझे? क्योंकि एक तो मुझे शौक भी है, दूसरा मेरे कंपनी वाले छोड़ना चाहते नहीं मुझको, क्योंकि उनको पता है कि मेरे बाद में उनको दूसरा बंदा कहां से मिलेगा। एक तो दो चीजें होती है, CA CS डॉक्टर नॉर्मली बदलते नहीं है, उनको हमारे बीमारी के बारे में पता होता है। CA को कंपनी के बारे में पहला पैसा पता होता है। अगर आपने 2 साल बाद CA बदल दिया तो CA आपके बारे में बता देगा कि पैसे क्या करते हैं आप। वैसे CS भी बदलते नहीं है। तो आप ये समझिए कि CA CS को बदलना किसी के लिए इतना आसान नहीं है। तो ये आप सोचो कि 2 से 3 साल 4 साल की मेहनत के बाद आपकी पोजीशन ऐसी बनेगी कि आप लोगों की कि मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे छोड़ना है, वो बोलेंगे प्लीज सर मत छोड़ो। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हम आपको देंगे, बट आप छोड़ो मत। क्योंकि 2 दिक्कतें हैं, आप कहीं जाओगे तो उनको नया CA CS रखना पड़ेगा जिसकी जो एक्सपर्टीज है वो फिर से क्या आपके कंपैरिजन में कम होगी। और दूसरा, उनको डर इस बात का है कि सर आपके पास कंपनी की बहुत सारी सीक्रेट्स है। उन्होंने शायद आपका टैक्स का बहुत सारा क्या किया था, प्लानिंग किया था। आई एम नॉट सेइंग द हेरा फेरी, बट प्लानिंग किया था। हमको लॉ पता है कि सर कंपनी कैसे वर्क करती है, हमको मतलब CS को। तो आप बात समझिएगा, हमारी ताकत इतनी है। शुरुआत में 1-2 साल स्ट्रगल रहेगा, लेकिन 3 से 4 साल बाद लोग छोड़ना चाहेंगे नहीं आपको। आज भी आप लोग डॉक्टर का अगर बात करें तो सबके घर में एक फैमिली डॉक्टर होगा जिनको आप रेफर करते होंगे, उनको पता है आपकी हिस्ट्री। यूजुअली डॉक्टर बदलते नहीं है। वैसे ही हम लोग फाइनेंशियल या लीगल डॉक्टर्स हैं। CA लोग फाइनेंशियल डॉक्टर्स हैं, CS लोग लीगल डॉक्टर्स हैं। 70,000 CS, 17 लाख कंपनियां। आप बोलेंगे सर हम तो 4 साल बाद CS बनेंगे, तब तक तो CS बढ़ के 1 लाख हो जाएंगे, तो कंपनी 17 लाख रहेगी। जिस हिसाब से मोदी जी एफर्ट ले रहे हैं, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जिस हिसाब से एफर्ट लिए जा रहे हैं, बाहर जा जाके, बाहर क्यों जा रहे हैं वो? अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज से टाइप करके उनको बोलते हैं इंडिया में आओ। इंडिया सुपर पावर बनने वाली है बहुत जल्दी। आपको शायद पता होगा कि चाइना में कॉर्पोरेट बनाना, चाइना सबसे नंबर 1 पे आता था कॉर्पोरेट या बिजनेस के एंगल से, उसको लोग प्रीफर नहीं करे, तो नंबर 2 पे इंडिया आ रही है। और इंडिया आएगी तो सारे कॉर्पोरेट्स कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में। थोड़ा बहुत सब जानते होंगे, टेस्ला इंडिया में ऑफिस खुला है उसका बेंगलोर में, कार बन जाएगी, बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। हर चीज इंडिया में बन रही है। तो कंपनी अभी 17 लाख की बढ़ के 25 लाख हो जाएगी और CS बढ़ के 1.25 लाख हो जाएंगे। रेशो वही रहेगा, तकलीफ वही रहेगी, डिमांड हमारी अभी भी वही रहेगी। तो इतना बड़ा फायदा है। और अब बात होती है कॉस्ट की। आप लोग नवंबर में, अगर आप जो 12th पास की है, 12th का एग्जाम दे चुके थे, अभी रिजल्ट आया है, वो लोग नवंबर में CS का पहला लेवल दे सकते हैं, नवंबर 2023 में। जून 2024 में आपके एग्जीक्यूटिव लेवल जो मिडिल लेवल है वो दोनों लेवल पास हो सकती है। और जून 25 में CS की फाइनल लेवल। मतलब ये मान लो जून 25 और आज जून 23 चल रहा है, 2 से 2.5 साल के अंदर में CS की तीनों लेवल की पढ़ाई आराम से पास हो सकती है। बस ऑब्वियसली डेडिकेशन लगेगा, इतना आसान नहीं जितना आसान मैंने बोला है। ये तो फिर 17,000 CS क्यों होते हैं? लेवल यही है, एफर्ट्स देंगे, पूरी पढ़ाई करेंगे तो आराम से पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, हर जैसे रास्ता ने स्टार्टिंग में बोला था कि उनकी पेरेंट, उनके घर वाले क्या चाहते थे कि बड़ा होकर क्या बने, गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। ये आज भी फैक्ट है, हर बंदा चाहता है गवर्नमेंट में जॉब लग जाए। ऊपर से ऐसे एग्जाम्पल वाले NTPC, ITC, HPCL, BPCL, जितने गवर्नमेंट कंपनीज है, इन सब में CS की क्या है, रिक्वायरमेंट्स है। तो गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट की जॉब, वहां पे गारंटी वाला, अश्योरेंस वाला लेवल, और साथ में गवर्नमेंट में CS की वैल्यू वो भी है। और अगर आपको लगता है सर हमको इंडिया में जॉब नहीं करनी, कई लोगों की इच्छा होती है कि हम बाहर जाए, अब्रॉड, तो मैं बता दूं आपको, इंडिया के अलावा 6 कंट्रीज, जो बड़े 6 कंट्रीज है, मैं आपको नाम भी दे देता हूं, इस 6 कंट्रीज में ही सारे 80% वर्ल्ड आ जाएगा। पूरा US, यूरोप मतलब UK, ये दोनों में ही आप समझ सकते हो मेजर कंट्री कवर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्रियों में, मैं रिपीट कर देता हूं, US, UK, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, कनाडा और न्यूजीलैंड, ये 6 कंट्रीज मिला ले अगर, तो 6 कंट्री अलावा इंडिया को छोड़ के, इन सब में CS को क्या किया जाता है, रिकॉग्नाइज। मतलब पढ़ाई यहाँ से करिए, वहां जाइए, वहां पर बस दिक्कत क्या होगी, पढ़ाई आपने यहाँ की है, लॉ वहां पे थोड़ा सा क्या होगा, ऑब्वियसली थोड़ा क्या अच्छा खासा चेंज होगा, तो वहां पे थोड़ा सा लॉ को फिर से क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा 2-3 पेपर क्या करने पड़ेंगे, पास करने पड़ेंगे। और वो पास करते बराबर आप वहां की कंपनी में भी क्या कर सकते हो, आराम से जॉब कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा CS के बारे में, आप समझ सकते हो। CA जैसे श्रीकांत ने बताया, ही इज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, वैसे CS एक तरह से क्या हो जाएगा, लीगल एक्सपर्ट। मैंने आपको कुछ एग्जांपल देकर समझाया। तब CA में अगेन सेम, CA समान, CA समान, CMS तीनों सेम है। फर्क यही है, अगर आप CA कर रहे हो तो क्या बन रहे हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट। CS में आप बन रहे हो लीगल एक्सपर्ट। CA में आप बन रहे हो कॉस्ट अकाउंटेंट। सर व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटेंट? बहुत सिंपल, ऐसा पर्सन जो क्या करता है, किसी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग, हर चीज मेरे आसपास जो भी है, ये रिमोट मार्केट में 200 में मिलता होगा, बट बनता भी 200 में होगा नहीं, ये शायद बनता 50 में होगा। इसमें क्या लगा हुआ है, प्लास्टिक लगा हुआ है, कोई चिप्स लगी हुई है, कोई बैटरी लगी हुई है,
है ना, कोई स्टील लगा हुआ है, इसकी पूरी कॉस्टिंग निकालो। जितना ज़्यादा ये इसका कॉस्ट क्या होगा, कम होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा। या तो हम प्राइस कम करके क्या कर सकते हैं, मार्केट में एडवांटेज लेके मोनोपोली बना सकते हैं, और मार्जिन बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। पर ये काम किसको करना होगा, एक स्पेशल एक्सपर्ट को। तो सीए भी ये काम करेगा तो होगा नहीं, क्योंकि सीए को फाइनेंस देखना है, सीएस को देखना है, लॉ। तो हर आदमी नहीं हो सकता ना फिर एक्सपर्ट होते, जैसे डॉक्टरी में भी एक्सपर्ट होता है। एमबीबीएस या आप डॉक्टरी करते रहे हो, लेकिन उसमें भी आपको पता होगा एमडी बनता है फिर बाद में, जो डेंटिस्ट के लिए एक्सपर्ट बनेगा। ईएनटी अलग होता है ना, रेडियोलॉजिस्ट अलग होता है। वैसे ही हमारे भी सीए, सीएस, सीएमए या फिर लॉयर्स, ये सब अलग अलग क्या बनाए गए, एक्सपर्ट्स। और कोई किसी को क्या नहीं करता, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है। कई लोग बोलते हैं सर कि ज्यादा बेटर कौन सा है, सर ज्यादा बेटर कोई हो ही सकता नहीं, सब अपने अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे बोलते हैं कार और पेट्रोल, अकेले पेट्रोल किसी काम का नहीं है और अकेले कार किसी काम के नहीं है। पेट्रोल का क्या करेंगे आप, अगर गाड़ी नहीं है आपके पास में, और गाड़ी है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं, तो क्या करोगे। तो जैसे पेट्रोल और गाड़ी चलती नहीं एक दूसरे के बिना, वैसे सीए, सीएस एक दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, सबकी अपनी अपनी क्या है, जगह है, सबकी अपनी अपनी वैल्यू है। तो ये मत सोचिएगा कि सर बेटर कौन सा होगा। हाँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सीए, सीएस, सीएमए तीनों में आप सोच सकते हो, जैसे मैथ्स का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो सकता है, सीएमए। तो आप वो देखिए, एक वो दिखाई कर सकते हैं। जो आपको मैंने एग्जांपल दिखाया अभी, आपको मैं नाम भूल गया बेटा, जतिन का एग्जांपल लेके बताया। अगर आपको ऐसे एग्जांपल ले लेके दिमाग लगाने में मजा आ रहा है, अच्छा ऐसा भी लॉ हो सकता है, वैसा भी लॉ हो सकता है, हर चीज का लॉ होता है ना। सिग्नल में आप ट्रैफिक, सब लोग ट्रैफिक में जाते होंगे, सिग्नल में जाते होंगे, हरे कलर पे सिग्नल लगा मतलब क्या है, चलना होता है। लाल कलर में रुकना होता है, बीच में कलर होता है, उसका क्या मतलब होता है, नहीं पीला या नारंगी, पर्पस क्या है। जैसे आपको दिखता है कि सिग्नल लगने वाला है, ऑरेंज हो गया है, हमारी स्पीड कम होती है और बढ़ जाती है। सामने आपसे पूछा मैंने, मैं कुछ बोला ही नहीं हूं। यह है लॉ, लॉ वाले ने बना के तो चले गए, बस हम पढ़ रहे हैं और अपने हिसाब से जो बंदे को ठीक लगता है वो बना रहा है, वो कर रहा है। और फिर सामने में हमारे हवलदार मामा खड़े होते हैं, फिर उनको समझ में आया तो वो पेनल्टी लगा लेते हैं आप पे। तो वो हमको ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये लॉ में नहीं पढ़ना है आपको, बट अब मैं कंपनी लॉ का एग्जाम्पल लूंगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। आपको जी मुझे समझाना ये था कि लॉ कैसे वर्क करता है। लॉ मेकर जो होते हैं, जिन्होंने लॉ बनाया, संविधान सब जानते होंगे, अम्बेडकर के सामने बनाया था, बट वो तो नहीं रहे, लॉ बना के तो चले गए, बट हम लॉ पढ़ रहे हैं। अब होता क्या है, जब हम लॉ पढ़ते तो क्या करते, उसको अपने हिसाब से समझते हैं। तो लॉ समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंपनी में आपको फिर वो क्या करना है, चीजों को फॉलो करना है, हर चीज। अभी आपको पता होगा लास्ट 2 साल में, 2 महीने में इंडिया में आईपीएल हुआ था। अब मुझे बताइए, कोई फॉरेन से प्लेयर इंडिया में आके खेलेगा और वो अगर मैन ऑफ द मैच जीतेगा, तो आपने देखा होगा टीवी में सब देखते होंगे, एक बड़ा सा चेक मिलता है, 1 लाख रुपए मैन ऑफ द मैच। आपको सच में लगता है उसको 1 लाख रुपए मिलते हैं हाथ में? 1 लाख का चेक दिया गया है, उसके हाथ में 1 लाख रुपए आएंगे? कभी नहीं आते। कितने आते जानते हैं आप? हाँ, 70,000 आते हैं। बिल्कुल सही बात। क्यों? 30% टैक्स लगता है। तो ये तो सिर्फ डमी चेक होता है, थोड़ी इतना बड़ा चेक होता है रियल में जो बैंक में जाकर डालना पड़ता है। वो तो सिर्फ शोबाजी के लिए होता है। रियल में जब चेक आता है या तो चेक भी नहीं आता है, बैंक में जमा कर देते 70,000 रुपए, 30% टैक्स खड़े खड़े कट जाते हैं। इसको बोलते हैं टीडीएस, टैक्स रिलेटेड सोर्स। ये पढ़ोगे आप तो एग्जाम्पल आसपास ही दिखते हैं सब आपके। हर चीज में क्या है, लॉ है, टैक्स है और कॉस्ट है। तो ये तीनों के लिए कौन जिम्मेदार है? एक सीए, सीएस, सीएमए। तो मैंने आपके सामने सीएस और सीएमए दोनों बताया। लास्ट में 2 मिनट बस लूंगा कॉस्ट के बारे में, कितना खर्चा आएगा। सीएस के साल में 4 एग्जाम होती है, पहला नवंबर में दे सकते हैं आप। इसकी एंट्रेंस फीस केवल 1500 रुपए है। 1500 बता, आई गेस एक मूवी आदि पुरुष भी देख के आओगे तो पैसे बर्बाद होते हैं और 1500 रुपए खत्म हो जाते हैं। बट 1500 रुपए में आप समझ सकते हो एक सीएस का पहला लेवल आपका क्या हो सकता है, पास। इतना बेसिक एंट्रेंस लेवल है सीएस में। अगले साल जून 2023-24 में आप देख सकते हो एग्जीक्यूटिव लेवल, जिसकी तकरीबन फीस इंस्टीट्यूट की 10,000 रुपया है और कोचिंग की फीस कुछ 40-50,000 रुपये आएगी। और उसके आखिरी में आप करेंगे फाइनल लेवल, जहां पर आप फिर से ऐसे कुछ 15-20,000 रुपये इंस्टीट्यूट को देंगे और 50,000 की कोचिंग। 1 लाख रुपए मोटा मोटी आप ये मान लो, 1 लाख रुपए में आपका सीएस का कोर्स हो रहा है और 21 महीने की ट्रेनिंग। जैसे श्रीकांत सर ने बताया था, ट्रेनिंग जब आप ट्रेनिंग करते हो तो क्या मिलता है आपको बदले में? स्टाइपेंड। अगर 5,000 रुपये पकड़ूं, मैं बहुत कम पकड़ रहा हूँ, 5,000 रुपये पकड़ूंगा, 20 महीने के 5,000 कितने हो गए? 1 लाख रुपए आपको वैसे वसूल हो गए। जो कॉस्ट लगाई वो वसूल, और जो नॉलेज मिल रहा है वो अनगिनत, उसकी कोई कीमत ही नहीं होती, प्राइसलेस है वो। और फिर जॉब लगते बराबर 50-60,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग में मिल सकती है, और वो 1-2 साल में 50,000 को आप बढ़ाकर 1.5-2 लाख 50 लाख भी हो सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि मैं समझा दिया मैंने आपको, आपकी कदर है वहाँ पे। तुषार पहाड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सामने में जो वर्ड लगा है, सीएस तुषार पहाड़े। सीएस वर्ड क्या देता है मुझको? इतनी सारी कंपनी का वैल्यू देता है। आज जो मैंने बताया आपको, मेरे पास 300 कंपनियां हैं, वो मेरे वजह से नहीं है। सामने मेरे पे जो टैग लगा हुआ है वो मुझे दे रहा है। सीए का टैग प्रीशियस होता है, सीएमए का टैग प्रीशियस होता है ना। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जगह मिलती है। तो आप सोचिए 1 लाख की कॉस्ट में आप क्या कर सकते हो?
CS CMA ये कर सकते हो। ट्रेनिंग में पैसा वसूल हो जाएगा और फिर तो स्काई द लिमिट। 2025 से 26 तक के आप क्या कर सकते हो, बन सकते हो। आपकी एज जब 17-18 के आसपास की है, 3 साल मैंने बोले, 21 साल की उम्र में पेरेंट्स बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो भी जानते होंगे, आई एम नॉट आस्किंग एनीवन, बट आप भी जानते हो क्या 21 साल में कमाना शुरू कर दिया था आपने? अगर किसी ने कमाना शुरू किया होगा तो वो मजबूरी में किया होगा, फैमिली बैकग्राउंड को देख के कि यह घर में कमाने की जरूरत थी इसलिए करना। जैसे मेरे पापा खुद 17 ईयर्स की एज में जॉब पे लग गए थे, क्योंकि मेरे दादाजी की डेथ हो गई थी 1972 में। तो डेथ हो गई दादाजी की, दादाजी रेलवे में थे तो उनकी जगह खाली हुई तो मेरे फादर को लग गई। 17 साल 18 साल की उम्र में जॉब पे लग गए मजबूरी में। बट अगर पढ़ रहे होते तो ऐसा नहीं होता कि 20 साल में क्या बन जाते, खूब प्रोफेशनल बन जाते। प्रोफेशनल बनकर नहीं बन पाते, क्योंकि ऐसा कोई कोर्स बहुत पहले अवेयरनेस दी थी। आज CS CS CMA ऐसा कोर्स है जो 3 साल के अंदर आप क्या बन सकते हो, प्रोफेशनल। आपके दोस्त भाई लोग बाकी क्या कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन बीकॉम कर रहे होंगे, वो बीकॉम को फाइनल लेवल दे रहे होंगे, तब तक आप क्या बन चुके हो, CS या CMA जो भी है। सोचिए कितना फर्क है। 21 साल की एज में आप प्रोफेशनल बन सकते हो और पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको फायदा देगी। बट फाइनली CA, अगर आप कोई बंदा पूछना चाहे सर क्या करें हम, तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, तीनों अच्छे मैंने पहले बोल दिया। अगर आपको मैथ्स में या अकाउंटिंग में, फिगर्स में, आंकड़ों में इंटरेस्ट है तो आप क्या ले सकते हो, CA या CMA। और अगर आपको लगता नहीं सर मुझे जैसे दिमाग लगाना पसंद है, ये एग्जाम्पलों में जैसे मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि ऐसा हुआ तो कैसा होगा, ये करने से कैसा होगा, जहाँ पे आपको इफ्स एंड बट सोचने, जहाँ पे लॉ पसंद है, सब्जेक्ट पसंद है, थेरी पसंद है, और थेरी भी नहीं बोलूंगा मैं, एप्लीकेशन ऑफ माइंड पसंद है, यहाँ पे आपको लगता है ऐसा करने से वैसा हो सकता है, वो आपको चीज़ें पसंद है तो आप CS सोच सकते हो। इसके अलावा हम लोग यहीं ऑब्वियसली, तो मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट स्पीकर को बुलाओ, लेकिन अगर कोई डाउट्स आपके किसी के भी होंगे तो हम लोग यहीं हैं, 1-to-1 भी हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे। बट येस, एक फॉर्मली मैंने आपको सारी बातें बताई CS और CMA के बारे में, और श्रीकांत सर ने बता दी आपको अबाउट द CA, राइट। आई रिक्वेस्ट नाउ प्रसाद सर टू टेक द सेशन फर्दर. बऱ्याच लोकांना माहिती नसेल, तुषार सर स्वतः CS असून ICSI चॅप्टर नागपूरचे ते चेअरमन राहिलेले आहे आणि ते आत्ता रिजनल काउन्सिल मेंबर आहे. ICSI म्हणजे जी पार्लमेंटची बॉडी असते त्याचे रिजनल बॉडी असतात. सो सर अनेक ICSI इन्स्टिट्यूटमधले जे काही महत्त्वाचे निर्णय असतात त्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये पण तुषार सरांचा खूप मोठा रोल असतो. बेसिकली आत्ता CS आणि CMA बद्दल आय गेस प्रदीर्घपणे आणि खूप डिटेलमध्ये CA श्रीकांत सर आणि CS तुषार सर बोलले. लेट मी कम टू 11th कॉमर्स अँड 12th कॉमर्स. बेसिकली जसं मी तुम्हाला आत्ता सांगितलं, अनेकांची ॲडमिशन प्रोसिजर पूर्ण झाली आहे, अनेक जण वेट करत आहे. नाव कमिंग टू 11th कॉमर्स, वी आर स्टार्टिंग अ बॅचेस फ्रॉम टुमॉरो, दॅट इज 26th ऑफ जून. बेसिकली तुमच्या मनामध्ये डाऊट असेल की सर आमचं तर अजून कॉलेजचे ॲडमिशन झालेले नाही आहे, तुम्ही क्लासेसबद्दल बोलताय. नो डाऊट अबाउट इट, तुमचं ॲडमिशन कुठे ना कुठे होणार आहे. आणि तुम्हाला एक साधं गणित सांगतो, दिस इज जून एंड हो गया, जुलाई एंड तक आपकी 11th की प्रोसीजर चलने वाली है. आप कितना भी उसको फास्ट करो, जेवढा वेळ लागणार आहे तेवढा वेळ लागणारच आहे. सो कधी कधी तिसरी लिस्ट चौथी लिस्ट पण लागते. म्हणजे जुलै गेला, आता तुम्ही फक्त एक कॅल्क्युलेशन करा, जुलै गेला, ऑगस्ट, सप्टेंबर, ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर, जॅन, फेबमध्ये तर 11वीच्या फायनल इयर्सच्या एक्झामही होतात बऱ्याचशा कॉलेजेसचा. म्हणजे तसं जर बघितलं ना, 12 महिन्यांचा सिलेबस तुम्हाला कव्हर किती महिन्यांमध्ये करायचा आहे? 6 महिन्यांमध्ये. सो कॉलेजमधले टीचर्स, आता मी काही कोणाला क्रिटिसाइज करत नाही, सो प्रॅक्टिकली अवघड कधी होऊन जातं की ज्यावेळेस आपल्याकडे वेळ कमी असतो आणि 11वीला तुमचे बेसिक्स क्लिअर करणं फार गरजेचं आहे. सो वी आर नॉट वेस्टिंग आवर टाइम. तुमचं कॉलेजचं ॲडमिशन दॅट इज अदर थिंग, बट क्लासेस सुरू होणार आहे 26th पासून. नाव अगेन स्पीकिंग अबाउट इन्स्पायर अकॅडमी, तुम्ही कुठल्याही संस्थेमध्ये कुठल्याही क्लासेसला ॲडमिशन का घेतात? बेसिकली एकच गोष्ट असते की त्या क्लासेसचा रिझल्ट आणि त्या क्लासेसच्या टीचिंग फॅकल्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीकिंग अबाउट अ रिझल्ट, राज सरांनी, तुषार सरांनी तुम्हाला सांगितलंच असेल, पण मी एक प्रामुख्याने त्यामध्ये ॲड करतो, वी आर नेवर कंपेलिंग एनीवन, वी आर नेवर फोर्सिंग एनीवन टू टेक ॲडमिशन इन इन्स्पायर. आम्ही उद्यापासून 10 ते 15 दिवसांचे डेमो लेक्चर ठेवलेत, ज्यामध्ये CS श्रीकांत पाटील, चार्टर्ड अकाउंटंट तेजस सर, मी स्वतः ॲडव्होकेट प्रसाद सर, प्रोफेसर शुभम अग्रवाल, प्रोफेसर कोमल ओसवाल जैन, आम्ही सगळे लोक उद्यापासून लेक्चर चालू करणार आहोत. 10 ते 15 दिवस तुम्ही डेमो लेक्चरला या. तुम्हाला जर लेक्चर आवडले देन अँड देन ओनली यू डिसाइड की आपण फर्दर कंटिन्यू करतोय की नाही करतोय. बाकी CS CMA दॅट इज अ पार्ट आफ्टर 1 month और इट मे बी आफ्टर 12+ CA फाउंडेशन किंवा 12वी नंतर पण असू शकतं. आय एम स्पीकिंग अबाउट बेसिक्स. जे बेसिक आहे, जे मूळ आहे, ते तुमचं आम्ही उद्यापासून चालू करतोय 26 पासून. सर फॉर नेक्स्ट बॅच नसणार आहे का? असणार आहे. बट जेवढ्या लवकर तुम्ही 11वीची सुरुवात कराल, तुम्ही इतरांपेक्षा पुढे असाल. आणि राहिला कॉलेजचा प्रश्न, ॲज आय सेड, कॉलेजचं ॲडमिशन प्रोसिजर चालू राहणार आहे, त्यामध्ये वेळ वाया घालू नका. आणि मॅथ्सबद्दल एक
थोडक्यात बोलण्यासाठी मी आत्ता आमंत्रित करतो आमचे मॅथ्सचे फॅकल्टी प्रोफेसर शिवम अग्रवाल. यस, थैंक यू सर. कैसे हो सब लोग? बहुत बढ़िया. मैथ्स नाम सुनते ही नफरत, कितने लोग हैं ऐसे? डेफिनेटली बहुत से लोग रहेंगे, है ना. नाम से ही नफरत है सर. आगे का आप कहा आप कुछ बोलने वाले हो, छोड़ दो, हमें सुनने की इच्छा भी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहली बात सर, मैथ्स नहीं करना था इसलिए तो कॉमर्स में आए, नहीं तो हम साइंस ना कर लेते. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं कि सर कॉमर्स में आने का कारण ही ये था कि हमें मैथ्स करना ही नहीं था इसलिए हम कॉमर्स में आए. ऐसे कुछ लोग होंगे. कुछ लोगों ने कॉमर्स तो ले लिया, ठीक है ना, बट सर मैथ्स लेना है या नहीं लेना चाहिए. डेफिनेटली कॉलेज अपने को ऑप्शन देता है. आप चाहिए तो मैथ्स ले लो, इसके ऑप्शन में आपके साथ में एसपी वो सब्जेक्ट आएगा, आप चाहिए तो वो ले लो. तो इसमें सर कौन सा सब्जेक्ट हमने सिलेक्ट करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे समझ में आएगा कि मैथ्स लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए और आगे फ्यूचर में इसका कितना हेल्प हो सकता है. ठीक है ना. अब सर मैथ्स लेना ही चाहिए क्या? अगर मैं जस्ट रैंडमली सोच पा रहा हूं सर, सबसे पहली बात तो यह है, अभी मुश्किल से 10th पास होकर आए, अभी मुश्किल से हमने ये सोच पाए कि हमने कॉमर्स लेना था या साइंस लेना था, ये डिसाइड करने में दिमाग का बैंड बज गया. अब आप बोल रहे हो कि आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो या सीएमए करना चाहते हो. कैसे डिसाइड कर ले आज के आज? थोड़ा टाइम तो दो, बिंदास टाइम ले लो. आपके पास 2 साल का टाइम है. 11th 12th आराम से देखो. कॉमर्स फील्ड में आ चुके हो, ये तो आप सबका फाइनल हो चुका है. कॉमर्स हमें करना है, बट सर मैथ्स क्यों करना चाहिए और मैथ्स करना कंपलसरी है क्या? लेट मी बी वेरी क्लियर, मैथ्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं. सर मैथ्स नहीं किया तो मैं आगे के कुछ फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दूंगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. आप आगे अगर 11th 12th में मैथ्स नहीं करते हो, फिर भी आप सीए भी कर सकते हो, सीएस भी कर सकते हो, सीएमए भी कर सकते हैं. तो सर मैथ्स का टेंशन क्यों ले? फिर 11th 12th को रिलैक्स में चलते हैं. डेफिनेटली रिलैक्स मोड पे जा सकते हो. सिर्फ एक प्लस पॉइंट आता है अपने सामने, जब हम 11th 12th में मैथ्स करते हैं तो आगे का जितना भी रास्ता होता है अपना, सीए वाला, सीएस वाला, सीएमए वाला, ये तीनों भी रास्ते बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाते हैं. ऐसे कैसे क्या सर? एंड सबसे पहली बात तो मैथ्स को ऑप्शन में रखने का सोचते ही क्यों है? क्योंकि कॉलेज ने ऑप्शन दिया, इसलिए अपने दिमाग में वो आया कि मैथ्स लूं या ना लूं. 10th तक सबने कंपलसरी मैथ्स किया है ना, डेफिनेटली करना ही पड़ा सर, और बहुत अच्छे से किया है. बस बिना मतलब का नाम से डर है, उस नाम का डर हटाना जरूरी है. देखो सर, सीए करने का सोचा है या सर अभी तक नहीं सोच पा रहा मैं, 11th 12th कॉमर्स करना उतना पता है, बट आगे सीए करूं या ना करूं अभी भी डाउटफुल है, क्योंकि वो तो 12th के बाद ही करना है ना सर वैसे भी. तो आज मैं क्यों मैथ्स के बारे में सोचूं? ठीक है ना. तो यहां पर सिर्फ इतना ही प्लस पॉइंट बोलूंगा मैथ्स के बारे में. क्या होता है, 10th तक हमने मैथ्स किया, 11th 12th में और बेसिक से थोड़ा सा हम उसमें एडवांस लेवल पे जाएंगे और मैथ्स का बस पकड़ बना के रखेंगे. अगर डायरेक्टली हम सीए करें तो सर 12th के बाद, अगर हमने 11th 12th में मैथ्स नहीं किया, 12th के बाद अगर हम सीए करना चाहे तो कुछ डिफिकल्टी जाएगी क्या? थोड़ा सा डिफिकल्टी पार्ट बढ़ेगा. क्यों? क्योंकि हमने 2 साल मैथ्स को हाथ ही नहीं लगाया. हमने 2 साल तक 2+2 किया ही नहीं, 2 into 3 किया ही नहीं. तो वहां पर बस थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. बस उस रास्ते को स्मूथ बनाने के लिए, फर्स्ट लेवल बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए मैथ्स को 11th 12th में करना जरूरी बनाओ. क्यों जरूरी बनाओ? आगे का रास्ता स्मूथ करने के लिए. फिर आगे चल करके तुम सीए करो या ना करो, तुम बीकॉम करो, आप जाकर के आगे एमबीए करो, कुछ भी फील्ड में चले जाओ, जैसे सर ने बताया था, एंट्रेंस लेवल पर आपका एक जो होता है ना, एंट्रेंस लेवल की जो टेस्ट होती है, उस टेस्ट में आपका लॉजिकल रीजनिंग, आपका दिमाग कितना लॉजिकल है, आप कितना आंसर्स को समझकर, उसको कैसे प्रैक्टिकली समझकर आंसर दे पा रहे हो. तो मैथ्स का मेन काम क्या है ना, आपका माइंड लॉजिकली ओपन करके देता है. तो इसलिए मैथ्स का इंपॉर्टेंस आ जाता है. अगर आप 11th and 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स करो तो आगे के रास्ते अपने बहुत ज्यादा स्मूथ बन जाते हैं. सिर्फ इतना ही डाउट है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं. वेरी क्लियर. थोड़ा समझ में आया सबको मैथ्स क्यों करना चाहिए? एंड हाँ, डेफिनेटली मैं फिर से बता रहा हूं, मैथ्स कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है. अगर आपको करना है, और क्यों करना है? क्योंकि आगे का रास्ता स्मूथ बने, बस इसके लिए. अच्छा, अब यहाँ पे डाउट आएगा, सर कॉलेज में तो मैथ्स मिल ही नहीं रहा,
कुछ कॉलेज में मैथ्स होता ही नहीं है, एंड अगर कुछ कॉलेज में मैथ्स है तो सर 10th में हमारे 11th में परसेंटेज कम है, इस वजह से मैथ्स ये सब्जेक्ट हमें कॉलेज वाले नहीं दे रहे, वो बोल रहे हैं आप एसपी सब्जेक्ट लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं, अगर कॉलेज में 11th स्टैंडर्ड में एसपी सब्जेक्ट लेना पड़ रहा है, ले लो, ऑप्शन नहीं है अभी तो, बट मैथ्स को पैरेलली हम स्टडीज स्टार्ट रखते हैं। मैथ्स को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है बस बीच रास्ते में, इसको स्टडीज को कंटिन्यूसली क्लासेस कर लो। कॉलेज में एसपी का ही पेपर देना है, बट क्लास करो जहां से अपना मैथ्स के साथ टच बना रहेगा, एंड 2 साल का गैप नहीं पड़ेगा जो पड़ जाता है अगर हम मैथ्स नहीं लेते हैं। एंड सर 11th 12th के बाद में क्या करेंगे तो आगे की बात हो गई। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हो, बेसिक नॉलेज जो होना चाहिए मैथ्स के बारे में, या बेसिक, चलो एक सब्जेक्ट बता देता हूं आपको, एक टॉपिक बता देता हूं, तो मैथ्स में कौन सा है, इंश्योरेंस करके सीखोगे। अब यहां पर जितने भी पेरेंट्स हैं, डेफिनेटली हर एक पेरेंट के पास किसी ना किसी चीज का इंश्योरेंस जरूर होगा। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस लिया होगा किसी ने अपने गाड़ी का इंश्योरेंस निकाला होगा, आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका इंश्योरेंस निकाला होगा। सर इंश्योरेंस तो है हमारे पास, बट इंश्योरेंस के लिए पेमेंट कुछ करना पड़ता है, उस पेमेंट को प्रीमियम कहा जाता है। अब ये प्रीमियम अमाउंट कितना पे करना पड़ता है, वो सर एजेंट आया था, एजेंट ने बोला 1 लाख का इंश्योरेंस ले लो, आपको 10,000 रुपया प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों प्रीमियम पे करना पड़ेगा, कितना परसेंटेज प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो ये बेसिक जानकारी हम सीखते हैं इन 11th एंड 12th कि यहां पर टेक्निकल वर्ड्स पता होना चाहिए कि सामने वाला आपको बेवकूफ ना बना पाए कि ये प्रीमियम क्या होता है, रेट ऑफ प्रीमियम क्या होता है। सर मैं पैसा इंश्योरेंस में क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं उसी पैसे को अगर बैंक में जमा कर देता एफडी के रूप में, तो बैंक तो और भी सिक्योर्ड है, जहां पर इंश्योरेंस वाला क्या बोल रहा है, 10 साल तक हर साल 10-10 हजार रुपया जमा करो, उसके 10 साल के बाद आपको हर साल हम 20-20 हजार रुपया देंगे। ये किसने बोला, इंश्योरेंस एजेंट ने बोला। अरे उससे अच्छा फायदा तो हमको बैंक भी दे सकती है, बट ये कैसे समझ में आएगा, बैंक अपने को कितना इंटरेस्ट दे रही है, कितना सिंपल इंटरेस्ट दे रही है, कंपाउंड इंटरेस्ट दे रही है, हर महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, 4 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, साल में एक बार इंटरेस्ट मिल रहा है। आपको पता है आपने अगर एफडी किया है, अगर सभी लोगों का डेफिनेटली बैंक में कुछ रूप में एफडी के रूप में पैसा इन्वेस्ट तो किया ही होगा। अब एफडी में जो पैसा अपने को इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, वो इंटरेस्ट बैंक कब जमा करती है, ये टोटली बैंक के हाथ में होता है। कुछ बैंक हर महीने आपको इंटरेस्ट देती है, कुछ बैंक हर 3 महीने बाद इंटरेस्ट देती है, कुछ बैंक 6 महीने बाद इंटरेस्ट देती है, और कुछ तो ऐसी भी बैंक है जो साल में एक ही बार आपको इंटरेस्ट देती है। तो ये सर हमें पता ही नहीं था, हमें तो बस पता था एफडी है, एफडी में जमा कर दिया, उसने बोला आपको 7% इंटरेस्ट मिलेगा। अब 7% कब मिलेगा, हर महीने मिलेगा, 6 महीने मिलेगा, हर 1 साल में एक बार मिलेगा। तो ये जानकारी होना बहुत जरूरी है, इसलिए ये चीजें हम मैथ्स में पढ़ते हैं, और इसलिए 11th 12th का मैथ्स का पोर्शन बहुत जबरदस्त है और इसको पढ़ना बहुत कंपलसरी हो जाएगा। वेरी क्लियर है। तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि मैथ्स सब्जेक्ट डेफिनेटली, देखो कंक्लूजन क्या है, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, बट हाँ अगर मैथ्स ले लिया तो मैथ्स डेफिनेटली 11th 12th का मैथ्स कुछ भी हार्ड साइंस नहीं है, आपके कॉमर्स के रिलेटेड ही टॉपिक्स है। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, इंश्योरेंस कैसे निकाला जाता है, यही सिर्फ बेसिक सी चीजें हमें जाननी है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, तो 11th 12th का मैथ्स जो है हार्ड साइंस वाला नहीं है जो अपने को यूज नहीं होने वाला। यहाँ पर साइन कॉस टैन वो सब चीजें बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि वो चीजें सिर्फ और सिर्फ साइंस के बच्चों को लगती है, क्योंकि उन लोगों को ब्रिज बनाना होता है, उन लोगों को बिल्डिंग्स खड़ी करनी होती है। हम लोगों को पैसा बनाना है, तो हम लोग क्या सीखेंगे, पैसा कैसे बढ़ाया जाए, इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट करे या एफडी में इन्वेस्ट करे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करे, तो ये हम सीखेंगे कहां पर, कॉमर्स के 11th एंड 12th के मैथ्स। वेरी क्लियर, थोड़ा सबको समझ में आ गया, ठीक है ना। तो कंक्लूजन यही है, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है। हाँ डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा 11th 12th में मैथ्स ले लो, बट 12th के बाद क्या करना है, 2 साल का टाइम है, थोड़ा सोच लो। अभी से आपने बस ये डिसाइड किया है कॉमर्स करना है, कॉमर्स इतना तो सोच लिया है, आगे क्या करना है थोड़ा टाइम लेके सोच लो, उसके लिए घाई नहीं है। हाँ कुछ मिस आउट नहीं होना चाहिए आगे चल करके, इसलिए मैथ्स को अपने साथ में रखो कि कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, एंड आगे चल करके अपने सभी रास्ते खुले रहेंगे, ऐसा कोई भी रास्ता बंद नहीं होगा। हमें बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, वहां पर भी जा सकते हो, बट बस यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैथ्स का साथ थोड़ा सा अपने साथ में होना चाहिए। वेरी क्लियर है, डन। तो अभी हम माइक देंगे सीए तेजस सर को, वो आपको बीकॉम, बीबीए,
ये क्या सब्जेक्ट्स है और कैसे ग्रेजुएशन किस में करना चाहिए उस पर थोड़ा गाइड करेंगे। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग से स्टार्ट किया था, गुड आफ्टरनून हो गया है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वी आर ऑलमोस्ट एट द क्लाइमैक्स। सर बात ये है कि हमने सीए के बारे में सुना, सीएस के बारे में सुना, सीएमए के बारे में सुना, सर मैथ्स के बारे में भी सुन लिया। सर बहुत पुराना कोर्स हम जो हमारे समय से माता पिताओं के समय से चलता आ रहा है, बीकॉम एंड बीबीए वेरी फेमस। तो सर इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं हो रही है सर। वाई नॉट, लेट्स अंडरस्टैंड। सर प्रॉब्लम विद द बीकॉम इज, सर बीकॉम में जो आजकल का जितने लेवल का जो लेवल का नॉलेज बचा है वो नॉलेज आज की तारीख में बहुत कम हो गया है सर। दूसरी बात अगर हम बात करेंगे बीबीए की, तो बीबीए इज जस्ट सेम ओल्ड चॉकलेट विद अ न्यू रैपर। बात वही चल रही है। बीकॉम बीबीए में ऐसा कुछ फर्क बचा नहीं है। मैनी पीपल हु वांट टू गो फॉर एमबीए करना चाहते तो बोलते कि सर हम बीबीए करते फिर एमबीए करते। जरूरत नहीं है, आप बीकॉम के बेसिस पर भी एमबीए कर सकते हो। बीबीए के हर साल की आप फीस जो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट की फीस भरेंगे उससे बेटर है यू कैन गो फॉर बीकॉम एंड आफ्टर दैट यू कैन गो फॉर एमबीए। बिना वजह बीबीए में ज़्यादा फीस अटकाने में कोई सेंस नहीं है। और बीकॉम अगर हम कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमें एक ध्यान रखना है, वी शुडंट गो विथ ओनली बीकॉम। बीकॉम के साथ साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए वैसे तो बोला जाता है कि आज की तारीख में बीकॉम इज इक्वल टू बेकम, क्योंकि आज वो उस लेवल का जो एक्सपर्टीज लेवल है वो लेवल हमें मिल नहीं रहा है कहीं पर, या उस लेवल की जो व्यक्ति है जो एक्सपर्टीज लेवल बहुत सारे अलग फील्ड्स में अवेलेबल है, देन वाई शुड गो फॉर बीकॉम। तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सर सिर्फ बीकॉम मत करो। द वेरी गुड सजेशन विल बी विथ बीकॉम यू कैन गो फॉर मेनी कोर्सेज। देर आर मेनी कोर्सेज इन मार्केट, लाइक DTL जैसे कोर्सेज आते हैं आपके, ERP कोर्सेज आते हैं, SAP कोर्सेज आते हैं। ये आप अगर बीकॉम के साथ करते हो then you will have a better edge and you can stand somewhere or the other in the market. Yes, प्रोफेशनल कोर्सेज के अलावा तो बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शंस तो नहीं है सर, बट यस हमारी गाड़ी चलती रहनी चाहिए। बीकॉम के साथ साथ हमें कुछ तो देखना है देन, बट आई विल सजेस्ट कि बीकॉम के साथ साथ हमें कोई ना कोई और एडिशनल कोर्सेज करने हैं। तो बीकॉम के साथ आप बहुत सारे कोर्सेज परस्यू कर सकते हैं। एंड व्हेन यू कंप्लीट योर बीकॉम आइदर यू कैन गो फॉर MBA और बैंकिंग सेक्टर। आप बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स भी दे सकते हैं। बहुत से बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं कि सर वी वांट टू गो इन अ बैंकिंग सेक्टर, हमें बैंकिंग सेक्टर में काम करना है। जितने भी बैंकिंग के एग्जाम्स है द बेसिक रिक्वायरमेंट इज ग्रेजुएशन कंप्लीट। बीकॉम कंप्लीट चाहिए होगा तभी आप बैंकिंग के एग्जाम्स दे सकते हो। तो सर इसकी प्रिपरेशंस कब चालू हो जाती है सर? इनके प्रिपरेशन स्टार्ट होते हैं बाय द एंड ऑफ योर सेकेंड ईयर। जब आपका थर्ड ईयर बीकॉम स्टार्ट होता है या सेकेंड ईयर का जो खत्म होने आ जाता है, लास्ट सेमेस्टर आप कर देते हो खत्म, उसके बाद आप बैंकिंग के एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो फॉर बैंकिंग एंड एवरीथिंग। एंड यस BBA इज अगेन अ पर्सनल चॉइस। MBA करने के लिए हम बीकॉम के थ्रू जा सकते हैं। इवन इफ यू आर डूइंग BBA स्टिल यू हैव टू गिव योर एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर MBA जैसे कोर्सेज जो है ये रिनाउंड। एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि जैसे हम जानते हैं कि आजकल हर कॉलेज में इंजीनियरिंग होता है, बट आप सबको ये पता है हमारे पुणे में COEP कॉलेज से जो इंजीनियर्स बनते हैं उनकी वैल्यू अलग होती है, बराबर है। बट वैसे देखा जाए तो हर कॉलेज में इंजीनियरिंग है। सेम इज विथ MBA BBA हर कॉलेज में होता है, हर एक कॉलेज में ये चलता ही है। बट there are very few renowned institutes from where you can go for MBA। बस ऐसा पब्लिकली इतना ये मैं इंस्टीट्यूट्स पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स के नाम नहीं ले सकता हूँ, बट येस देर आर वेरी फ्यू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड रिनाउंड इंस्टीट्यूट जहाँ से आपने BBA या MBA करना चाहिए, विच MBA हैज़ वैल्यू। वरना आप कोई भी कॉलेजेस से जो नॉर्मल जितने भी कॉलेजेस है वहाँ से अगर आप MBA करते हो, योर MBA इज इक्वल टू योर MCOM। So it is of no use, your money will be a waste, your energy will be a waste, your time will be a waste. So either if you're thinking of going for business management, you should go for a renowned institute and international institutes only. And I will stop my part over here. Professor Komal Oswal Jain, she is the faculty for German for academics as well as levels. Hello everyone. So basically, let me introduce myself. मेरा German हो गया है. And I have done all the 6 levels. I am the topper in university in diploma. So basically, why I choose this language? I am in my family is into business family. कोई दूर दूर तक भी जर्मन का कोई भी नहीं था हमारे इधर,
सो इनिशियल स्टेज पे ऐसे था कि न्यूज़पेपर में मेरे डैड ने देखा था कि एक लैंग्वेज इट्स लाइक अमेजिंग. वी आर 4 sisters. One is CA, one has done with Masters in Science in Australia, one has done BBA and MBA. So like I was very fond of interiors, but I was such a shy girl that मैं किसी के सामने खड़ी भी नहीं रह सकती थी. This was my personality. But 11th and 12th मैंने बोर्ड्स का एग्जाम दिया and I got in German 98. तो उस दिन my dad like मेरे पापा ने बोला कि नहीं, you can do this, something it is unique. and उन्होंने पेपर में देखा था कि ये बहुत आगे इसका बहुत स्कोप है. so उस टाइम पे इनिशियली स्टेज पे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था. आफ्टर 10th वहाँ पे भी स्कॉलरशिप्स रहते. सिंस 10 years आई एम टीचिंग जर्मन. मुझे जॉब लगा था कॉग्निजेंट, देन IBM एज अ ट्रांसलेटर. बट मेरा इंटरेस्ट था कि मुझे टीचिंग करना तो मैंने वो मना कर दिया एंड आई केम हियर. सो मैक्सिमम पेरेंट्स डोंट नो कि आफ्टर 10th क्या मतलब. अगर हम लोग लैंग्वेज इट इज ऑप्शनल, कंपल्शन नहीं रहता है. सबको मदर टंग लाइक यहाँ पे पेरेंट्स महाराष्ट्र से तो उनको मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आती है. तो इसका एडवांटेज है क्या जर्मन का. सो आफ्टर 1 स्टार्ट जर्मन आफ्टर 10th स्टैंडर्ड एक 11th एंड 12th में कोर्स रहता है लाइक जो सिलेबस होता है. बट लेवल अगर आफ्टर 10th one any student do A1 and get more than 90 get a scholarship to Germany. Why? The full वो पूरा खर्चा ग्योते इंस्टीट्यूट करती है. 1 रुपए भी पेरेंट्स को देने की जरूरत है ही नहीं. फ्रॉम जाने से लेके आने तक द होल एक्सपेंसेस इज डन बाय द यूनिवर्सिटी. एंड वहाँ पे तुम लोगों का सेकेंड लेवल भी वहाँ पे फ्री में सीखना होता है. including the parents give including the universities give 25,000 rupees extra. और every weekend वो वहाँ का culture बच्चों को घुमाते हैं. So after 10th, if your child is interested to learn a language, you can start in the initial stage this. So if उनको more than 90 मिलता है तो उसको ये advantage है. 11th and 12th. After 12th, if 11th में जर्मन लिया, 12th में जर्मन लिया, and after 12th also a student whosoever wants to do a career in German, simultaneously he can do or she can do CA, CS, CMA, no problem. But एक प्लस पॉइंट रहेगा कि यार आप लोगों को एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा आ रही है. You will not be limited here only. You can go abroad, you can work in MNCs, anywhere you can go, and एक अलग यूनिक पर्सनालिटी हो जाती. आज जर्मन में मेरी पर्सनालिटी बहुत अलग की है बिकॉज आई वॉज सच अ शाय गर्ल दैट आई कुडंट स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल. बट टुडे व्हाटएवर इज देयर आई एम बिकॉज ऑफ जर्मन. सो बेसिकली और एक इसका एडवांटेज ये है, एक बंदा अगर फॉर एग्जाम्पल CA बनता है और CA विद जर्मन होता है, सो उसको डॉइच बैंक, काफ़ी सारे MNCs कंपनी पुणे में है, तो दे डोंट रिक्वायर 2 people, उसको ही ज़्यादा पैकेज देते हैं एंड थोड़ा जर्मन का ट्रांसलेटिंग पार्ट रहता है, वो पार्ट रहता है. तो इनिशियली वहाँ पे उस पर्सन का पैकेज ज़्यादा रहता है. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट अगर 11th एंड 12th जर्मन इंटरेस्टेड है, लेवल्स में इंटरेस्टेड है, काफ़ी स्कॉलरशिप्स भी है. एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग यूनिक, दिस जनरेशन शुड बी वेरी स्मार्ट. हार्ड वर्किंग पहले की जनरेशन कर रही थी, बट दिस जनरेशन वांट टू बी स्मार्ट वर्किंग कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमें कहाँ पढ़ाई करना है, एंड आप लोगों को अपना 100% देना है. पेरेंट्स का काम है कि हाँ भाई तू सीख, बट एट द एंड यू ऑल हैव टू फोकस इट आउट कि मुझे करना है. सो यस, जर्मन के 6 levels रहते हैं एंड आफ्टर द 6th level इन इंडिया, इन पुणे ऑल्सो द पैकेजेस आर अमेजिंग. स्टार्टिंग पैकेजेस फ्रॉम 8 lakhs. तो ये स्टार्टिंग है. उसके बाद इनिशियली ग्रो होता है. यू गेट अ चांस टू ट्रैवल टू अब्रॉड. इट इज टोटली अप टू एन इंडिविजुअल, वो कहाँ पे उसका यूटिलाइज कर रहा है. अगर मैं शांत हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ तो मैं वहाँ ही रहूंगी, बट अगर मैं बोल्ड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं आगे जा सकती हूँ. इट इज टोटली अप टू अ इंडिविजुअल. सो आई वुड लाइक टू सजेस्ट जो भी पेरेंट्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के यहाँ पे बच्चे हैं, tell them do something unique and can start learning a foreign language. It is good initially उनके लिए भी and उनके future के लिए. And yes, now I thank
and any inquiries regarding any subjects, you all can give the questions. Yeah. येस, सो सेमिनारच्या शेवटच्या भागामध्ये येण्यापूर्वी मी पालकांना काही विचारतो की तुमचे काही प्रश्न असेल की सर तुम्ही ह्या विषयी गायडन्स तर केलं, बट आम्हाला पर्टिक्युलर विषयी हा एक प्रश्न आहे, तुम्ही विचारू शकता. येस मॅम, तुमचा प्रश्न समजला मॅडम. सगळ्यात पहिला असा कुठला क्रायटेरिया नाही की तुम्हाला 12वीला 80% लागतात तरच तुम्ही CS अपेअर होऊ शकता. मेक इट व्हेरी क्लिअर. दुसरी गोष्ट, CSEETची एक्झाम वर्षातनं 4 वेळा होते जसे तुषार सरांनी सांगितलं. त्यानंतर CSEETची ही जी एंट्रन्स एक्झाम आहे ना, तुलनेनं फार सोपी आहे. CA आणि CMA फाउंडेशनच्या तुलनेनं फार सोपी आहे, ती क्रॅक करणं इझी आहे. आणि असं काही कुठला क्रायटेरिया नाही. 47% 10वीला मार्क्स मिळवलेले, 50% 12वीला मार्क्स मिळवलेले आज चार्टर्ड अकाउंटंट आहे. त्यामुळे हा जो सायन्सचा जो क्रायटेरिया असतो ना, JEE नीटचा की तुम्हाला नॉर्मली 12th, हा असा कुठलाही क्रायटेरिया नाही. अजून एक सगळ्यांनी CA CS CMA बद्दल बोललो, बट एक मुद्दा इथं प्रामुख्याने नमूद करायचा राहिला सगळ्यांकडनं. हे 3 असे कोर्सेस आहे त्यामध्ये कुठलंही रिझर्वेशन नाही. इथे रिझर्वेशन नसतं, मग इथं टॅलेंटची किंमत आहे. सो मॅडम, तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला भेटलं? येस सर, प्लीज घेऊ शकता ना सर. मग त्याला 11वी 12वी मध्ये जर्मन असू द्या, 12वी झाला तो, ठीक आहे. मग 2 गोष्टी यामध्ये, जर्मनचे लेवलचे पण क्लासेस आपण चालवतो, A1 A2 B1, तर त्याचेही क्लासेस आपण इथे घेतो. हो हो हो, इथे येते. मॅक्स मिलर सारखेच आपले जे काही कोर्सेस आहे ते A1 A2 लेवल पण मॅम स्वतः शिकवता. मॅमचेही अनेक विद्यार्थी आज जर्मनीला आहे. आय गेस मॅम, हो यस आहे ना सर. एक मिनट, मॅडमच बोल. मैम, यहाँ पे सर्टिफाइड टीचिंग पूरे 4 मॉड्यूल्स हो जाएंगे. वहाँ पे सिर्फ आपको जाके एग्जाम देना है. सो वहाँ पे इनिशियली ऐसे नहीं दिखता कि वो इंटरनल एक्सटर्नल है, तो आपको सिर्फ यू जस्ट हैव टू गो देयर एंड गिव द एग्जाम. ये सारे लेवल्स यहाँ पे लिया जाता है. CS सर देखो, अभी कोर्सेज में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा. एक्चुअली ऐसा है कि जैसे तुषार सर ने बोला, जिनको थ्योरी और लॉ के बारे में थोड़ा सा अट्रॅक्शन आहे, ज्यांना आवड आहे, ज्याला आपण म्हणू, त्यांनी CS घेतलं पाहिजे. ज्यांना अकाउंट्स टॅक्सेशन बद्दल जास्त आवड आहे ते तुम्ही नॉर्मली CA किंवा CMA. 12वी झाली तर त्यांनी CSEETला अपेअर व्हायला पाहिजे जर त्याला CS करायचं आहे तर. ते आता बॅचेस चालू आहे मॅडम, नोव्हेंबरला एक्झाम आहे. 1 to 1 ज्यावेळेस आपण आता प्रश्न उत्तराचा तास घेतल्यानंतर तुम्ही ऑफिसमध्ये जाऊन खाली बॅचच्या डेट्स वगैरे सगळ्या घेऊ शकता.